बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ की पत्ती हरी होती है, हरे रंग हमारे झंडे में और मैं 10 सेकंड और लेना झंडा चाहूंगा। उठा करके डाल दिया। अच्छा, डंडे पे डंडा वाला मेरी किताब में भी है। ये देखो जी पाकिस्तानी को। इसको बोलने दो यार। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप बोल लो भले ही, चाहे इसको काट देना, मैं कह रहा हूँ ये आप नहीं कटेगा कैसे आप? लेकिन इस पे काटने की बोलो। बात यार, हर पॉडकास्ट में आप काटने की बात और पैजामा का नाम ले लेते हैं। वो बेटा ना कि आपका कौन है वो जो जॉनी सिंस से ज्यादा भेष बदलता है। अच्छा, योगेंद्र यादव हो गया। वही से याद आता है, मेरे को नाम याद नहीं रहते, इनकी जो बातें बताई हुई है ना वो याद, डायलॉग याद रहता है। 5,000 में कौन दे रहा है भाई? पर चलो मुनव्वर फारूकी। इंदौर वालों ने तो उसकी फ्री में ले ली थी, तुम 5,000 देने की बात कर रहे हैं। आपका साला, इसको हम देवता मानते थे, तो देवता मानुस था, साला राक्षस निकला एकदम से। ये वो साला एकदम गोल्डन फॉइल पेपर में, जहाँ आपके एम्बॉसिंग गोल्डन होता है, उसमें बढ़िया पिंक कलर का फीता लगाएंगे, उसके बाद दोनों हाथ से आपको ऐसे करके देंगे। हम लोगों के बाद तरफ खोलेंगे आपको क्या भाई, ये तो टट्टी है। ये तो टट्टी है, पता है मुझे। का जो मिले आप हाँ, मैं इसीलिए रखा है, पर इससे तो पेट बाहर को निकल जा रहा है। इतने दिनों में तो मैंने पेट अंदर किया। देखो, आपने बताया था ना उस दिन कि पेट ज्यादा जा रहा है, अब देखो। लूज टी शर्ट पहन के आए हो। नहीं, लूज नहीं है, मतलब ऐसे भी अंदर ही चला गया। बनियान में रहा। टी शर्ट जो है लूज पहन के आया। देखो ना आप, ये देखो पेट अंदर हो गया, टी शर्ट लूज है। वो तो पुराने वाली है ना, क्योंकि ये सब हम लोग जो स्टार्टिंग रोल में डाल देंगे। हाँ। ये जब स्टार्ट होगा उसमें लगा देना, ये लोग क्या बात है। ये लगना चाहिए जो अभी आचार्य जी ने लेकिन बोला है। वीडियो तो चालू नहीं है। वीडियो चालू नहीं कोई बात नहीं, आवाज तो रिकॉर्ड हो रही है। आपका फोटो लगा के अच्छा, फिर ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं ना, फिर स्टार्ट करते नहीं, वो तो ऐसा भी होता है ना, एकदम ब्लैक होता है, अरे यार मेरा पेट अंदर चला गया, ये वो, और फिर यूं खुलता है वो पर्दा। अच्छा, हो गया शुरू। अरे वो वाला हिसाब करना ना, एनिमल में नहीं था ऐसे। वो वाला ऐसे करके धीरे मेरा पेट जो है ऐसे मैं कह रहा हूँ, ये देखो ना पेट यार, पेट देखो ना हाँ। कितना कम हो गया है। सांस अंदर। आप क्रोनोलॉजी समझिए, आप क्रोनोलॉजी समझिए। कर सकते हैं, मैं तो इनको बोल रहा था, मैंने कहा जैसे एलविश वाला हुआ ना वो, कि कहाँ है तू, यहाँ पहुंच गया, तो हम बाहर का शूट कर क्या लेंगे, चल रहा मैं है अपनी भाई? गाड़ी वाला कर लूंगा। इसको जो ये सब की भाषा है ना, उसमें कोल्ड स्टार्ट बोला जाता है कि स्टार्ट में ऐसे ही बकचोदी चल रही है और उसके बाद बोलेगा अच्छा चालू हो गया, चलो यार, क्वेश्चन शुरू करो लीड भाई। लीजिए भाई, आप स्टार्ट कीजिए फिर। भाई देखो, हमें पता नहीं कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। हो गया अब शुरू? हाँ, तो चलिए भाई देखो, ऐसा है, 4 टॉपिक है हमारे पास। कौन कौन से टॉपिक है मोबाइल से पढ़ के बताऊंगा, मेरे को भी याद इन्होंने हमें पहले टॉपिक ही नहीं बताया भाई। तो देखो, हम सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करेंगे। हाँ, मैंने राम राम तो करी नहीं, राम राम भाई सबको, ठीक है। और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड पे बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे बस्तर फिल्म के ऊपर, फिर सीएए के ऊपर, और फिर एक बहुत तगड़ा ट्रेंड चला था, ओ माय गॉड व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। तो ये 4 मुद्दे रहेंगे आज के हमारे विमर्श के। यस, क्रोनोलॉजी ऐसी है कि भैया ऑर्डर है कि नहीं है वो हमें भी नहीं पता, जहां पे घुस जाए वो हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे। क्या बवासीर हो गया भाई, अजीत भाई आपसे शुरू करते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है वो, और उसके पीछे की अवधारणा क्या थी, वो ये था कि ब्लैक मनी, मतलब इनफॉर्मल इकोनॉमी के माध्यम से कैश जो है पॉलिटिकल फंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज। अब बोलो पॉलिटिकल फंडिंग क्या होती है, तो पॉलिटिकल फंडिंग होती है हर पार्टी अपने लिए चुनाव प्रचार के लिए, अन्य कार्यों के लिए पैसे लेती है लोगों से। तो लोगों से पैसा कैसे लोगे आप? चेक से लोगे, कैश से लोगे? तो इसके अतिरिक्त और कुछ था नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि कैश का लोड कम पड़े। अब जैसे कोई बड़ी कंपनी 100 करोड़ दे देती है फंड, 200 करोड़, 300 करोड़, तो उसमें इन्होंने कर दिया कि फॉर्मुलाइज कि आप बॉन्ड खरीद लीजिए, एसबीआई से आप बॉन्ड खरीदिए उतने का, एसबीआई हमको उतना पैसा दे देगा जो आप उसको जमा कर देंगे। इससे क्या होगा कि दोनों पार्टी के भी बैलेंस शीट में ये आ जाएगा, और जो
दूसरी एंटिटी है जिसको जिसने दान दिया है कंपनी, उसके भी बैलेंस शीट में आएगा। तो ये था। अब जो डेटा आया है उसमें 47% जो है वो गया है फंड भाजपा को, 53% अन्य पार्टियों को। और इसमें जो है 53% जो है वो सात्विक डोनेशन हो गया और 47% जो तामसिक है, वो जो उसको हमारे ने अंदर कंठी धारण किया हुआ है, वो उसमें नहीं जाना चाहिए, हमारा तो ये चंदन टीका किया हुआ है। तो इस तरह से देखा जा रहा है। इसमें अमित शाह ने बड़ी अच्छी बात बोली कि हमारे 303 MP हैं, हमको मिला है 47% डोनेशन, और तुम्हारे 242 MP हैं, तुमको मिला है 53%। हमारी 18 राज्यों में सरकार है, टीएमसी की मात्र एक राज्य में है, सबसे ज्यादा उसका देख लो उस हिसाब से पर एमपी देखे तो सबसे ज्यादा उसी के पास है। परसेंटेज हिसाब से आप देख लीजिए। कांग्रेस को भी इस बात की चिंता नहीं कि साला तुम राष्ट्रीय पार्टी हो, तुमको टीएमसी से कम डोनेशन मिला है। नहीं उसको कि नहीं 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 मोदी ने ये योजना बनाई। अब प्रश्न यह है कि मोदी ने, आपने बोला कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैम है, और ये बोल कौन रहा है? साला कपिल सिब्बल जो 1,76,000 करोड़ का घोटाला करके बैठा है। अगर ये स्कैम है भी तो टोटल 12,000 करोड़ का है, और उसमें 53% तुम्हारा हिस्सा है उसमें। तो भाई तुमने इनकैश क्यों करवाया जब 2019 से तुम्हारे नेता बोल रहे हैं? सिब्बल 2019 से बोल रहा है, हालांकि वो तो कांग्रेस का नहीं रहा, लेकिन दिल तो फिर भी वही है इनका। तो अब यही प्रश्न आता है कि यदि तुम आज कन्विंस्ड हो कि नहीं स्कैम है, तो तुम पैसे लौटा दो भाई। बिल्कुल पैसे लौटा दो, खड़े हो जाओ गंगा जी में कि ना भाई हम तो, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये दोगलापन है वस्तुतः, और कुछ भी नहीं है इसमें। जो मुख्य बात एक ये भी है कि भाई जो 53% है उसके बारे में बात क्यों नहीं? अभी अमित शाह वाला जो नाविका के साथ बैठा था ना, नहीं राहुल कंवल के साथ बैठा था, उसमें मुख्यतः बात यही निकल के आई कि आधा काला कैसे हो सकता है और आधा सफेद कैसे हो सकता है। ये वाले कौन सी अवधारणा है? देखो पहली बात तो ये है कि आप समझो इस बात को कि ये जो लाया गया और ये इलेक्शन के टाइम पे जबरदस्ती और जानबूझकर, ये बीजेपी का ही एक चाल है, और बीजेपी की चाल में सारी बातें फंसी हैं, एक्चुअली फंसी है। अब देखो कैसे कि इनको ये था कि इसमें अडानी और अंबानी का नाम आएगा। अच्छा। और राहुल गांधी इस टाइम आपके उसके सारे ट्वीट देख लो, इवन वो नहीं है, वो एक मोटी सी आंटी, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं, गाली वाली आंटी जिसको बोलते हैं, नाम लेना भी नहीं है। हाँ। तो वो नहीं, ऐसे साइज से ही पता लग जाता है ना। हाँ। तो वो अभी आप ही के मोटापे की बात हो रही थी शुरुआत में। देखो भाई पेट देखो, ये लूज टी-शर्ट पहन के आ गए। नहीं, ये लूज पड़ गई है यार, ये लूज पड़ गई है भाई, पहले बहुत थी। चलो ठीक है। वजन कम नहीं हुआ, वजन कम नहीं हुआ आपका। हाँ, लेकिन आपकी मैंने खुराक भी हमने देखी, आप किस हाँ, पे किन चीजों पे टूटते पड़ते हो आप। तो भाई बात ये थी कि 400 सीट आएंगे कैसे? देखो पहली बात कि हमें तो खुशी है, और मुझे बल्कि थोड़ा सा ही लग रहा है कि भाई जहां 1500 से ज्यादा विधायक हों, 303 तो सांसद सिर्फ भाजपा के हों, एनडीए के भी हैं, और 18 राज्यों में सरकार है जिनकी, और रह चुकी है बहुत सारे स्टेट में जहां वो हारे भी हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, और ये सारा डाटा लो ना आप। तो ऐसे के बावजूद भी उनके पास में अगर 6,000 करोड़ है तो भाई इलेक्शन कैसे लड़ेंगे अगर उनके पास पैसा नहीं होगा? कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो उसके खाते सीज हुए, और दूसरी बड़ी बात कि यार उन्होंने अकाउंटेंट ही वैसे रख रखे जिन्होंने अच्छी तरीके से फाइल भी नहीं करा। भाई तुम अपना सिस्टम नहीं देख रहे हो, दूसरे की तरफ उंगली, वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है। समस्या देखो 2-4 जगह आप पकड़ो। 400 सीट आने से पहले आपको पहला के केजरीवाल वाला सिस्टम, आज देखो 16 तारीख हो गई है, केजरीवाल को जाना ही पड़ेगा, और वही केजरीवाल है जो कह रहा था कि सिसोदिया तुम चले जाओ, तुम्हारी वाइफ की पूरी वो जो कहते हैं ना खातिर जिम्मेदारी हम उठाएंगे। हाँ, खातिर तवज्जी नहीं था, मतलब जिम्मेदारी हम उठाएंगे। सतेंद्र भाई का भी, सतेंद्र भाई को कहा वाइफ का हम ध्यान रखेंगे, और इसको कहा उसने, सिसोदिया को कहा तू भगत सिंह है, तो भाई राजगुरु सुखदेव तू भी बन जाना, चला जा, पर नहीं जा रहा है। अच्छा इलेक्शन टाइम पे ये सारी चीजें, इनको पता था कि अंबानी अडानी होएगा, सारे ये लोग सोच रहे हैं कि जो राहुल ने एक बार कह दिया ना, उसको किसी भी प्रकार से हमें जबरदस्ती सच सिद्ध करके दिखाना है। देखो जी राहुल जी ने ये कह दिया था, अडानी अंबानी का कहीं नाम नहीं आया, ये इन्होंने पड़ी हुई डंडी लेके और दे ली, मतलब पड़ी लकड़ी लेना बोलते हैं इसको। ऐसा होता है कि जो उड़ता तीर है वो कई बार ऐसा आता है कि
अपने आप आके घुस जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ऊपर से जा रहा होता है, यूं फटक के यूं पकड़ के लिए। फिर लेते हैं। आप कैमरे के रेंज से आप बाहर कह तो रहे नहीं हो- चले गए। आप कह रहे हो उड़ता हुआ तीर यानी कि उनकी तरफ फेंका तो गया होगा, ये तो पड़ी लकड़ी थी, ये तो उन्होंने पड़ी लकड़ी ली है, ये कोई मैटर ही नहीं था। वही बात आपके वाली कि भाई यार 53% क्या चंदन का टीका हो गया कि हमने त्रिकोण लगा लिया, हाँ। और मोदी वाला जो है वो ब्लैक मनी हो गई, शमशान वाला हो गया था। हाँ वो तामसिक हो गया। और दूसरी बड़ी बात कि चलो ठीक है ये स्कैम है, आप इतने देर में दूसरी ही बड़ी बात पे आए हैं। हाँ इतना बोल दे भाई, उसको भी बोलने जिसका पॉडकास्ट नहीं आएगा उनका नंबर। दोनों ने बोल दिया जो नहीं, मेरे को ये बोलना बस बहुत कुछ बचा। अच्छा मैं कान में बता दूंगा, बहुत बचा है। अभी है, अभी है। इनका चीट क्या है बहुत ना बचा है। कि ये बूढ़ा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ की पत्ती हरी होती है, हरे रंग हमारे झंडे में और मैं 10 सेकंड और लेना डंडा चाहूंगा। उठा करके डाल दिया। अच्छा डंडे में डंडा वाला मेरी किताब में भी है। किताब का लिंक हम डाल देंगे। ओ भाई तुम ऐसा करो, इसकी किताब ले लो पहले, इनकी किताब लो ना, साले पॉडकास्ट खराब कर देता है आज। ढाई मोर्चे का क्या था? चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह खरीदो आप इसको। अच्छा मैं यही चाह रहा था भाई, मेरा समाप्त हो गया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर मैं इतना ही बोलना चाहता था, तब तक बोलना चाहता था जब तक आप लोग मेरी बुक का प्रमोशन ना कर दो। हाँ जी भाई। तो भाई अगला मेरा सवाल। मेरा तेरे से अब ये क्वेश्चन है इस पे। यार ऐसे नहीं बोल सकते आप तेरे से यार, ये यहाँ पे ना पॉडकास्ट Guest चल रहा है, ये है, देखो हाँ। केस चल जाएगा भाई भाई। आधा हम- बोलो। हम पितामह हैं। भाई आपसे हमारा Yes. प्रश्न ये है, भाई हरियाणा में आप होता नहीं, मैं क्या करूं? यार हमसे आप कर रहे हो आप। तो आप तो यूपी से हो ना। नहीं हम विशाल हरियाणा से हैं। हरियाणा में क्या होता है ना, हरियाणा में पूछा जाता है भाई किसका है, हाँ। देवकी का। अच्छा। माँ का नाम भी ऐसे मतलब हमारे यहाँ क्या है ना, मतलब हमारे पड़ोसी राज्य है राजस्थान, वहां पे श्री गंगानगर, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, डिस्ट्रिक्ट के नाम में श्री लगा देते हैं, या बाप के नाम के सामने भी लगा नहीं देते हैं। लगाते। चक्कर ये हो रहा है। तो इसमें भाई जो प्रश्न है, सीरियस हो जाते हैं। चलिए इसमें प्रश्न ये है, देख इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले हम लोग कैश में पैसा लिया करते थे, जितनी भी पार्टी जो भी थी वो सब कैश में पैसा लिया करती थी। अब कैश में पैसा लेने वाले में काला धन आएगा, या जो बॉन्ड लेके बैंक में दिखा रहे हैं उसमें काला धन आएगा? मेरा पूरा जो भी ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पे ये है कि जो फंडिंग इससे पहले होती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले होते थे, उसमें इसमें ट्रांसपेरेंसी का इशू उठाया ना सबसे ज्यादा। ट्रांसपेरेंसी उसमें कैसे थी? उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, कैश में सारी फंडिंग आती थी। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, इसके बाद भी अगर ये सब कुछ चालू हो जाए तो किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। सही बात। और क्या होता है ना कि अब जैसे आईफोन आया था, आईफोन के बाद अगर आईफोन कैंसिल करके हम फिर फीचर फोन पे ही पहुंच जाते हैं। अब आईफोन 14 तक पहुंच गए हैं, राइट। तो अगर आपके पास कोई व्यवस्था आ गई है, उसको अपग्रेड करना होता है, एग्जैक्टली, उसको बेटर बनाओ ना। मेन पॉइंट इज ये। यहाँ पे अनुज भाई, यहाँ पे तो मैं कहूंगा अमित शाह ने जो बोला है वो चला दें। सही अमित बात। शाह ने ये बिल्कुल। बोला है कि मैं तो इनसे पूछूंगा राह चलते अनऑफिशियली कि भाई आप बताओ तो कि ट्रांसपेरेंसी कैसे लानी है। मैं एग्जैक्ट कोई मुझे ये समझा दे कि इलेक्टोरल बॉन्ड आने के पहले किस तरह से चंदा आता था, तो कैश से आता था। बॉन्ड में किस तरह से आता है, तो अपनी कंपनी के चेक आरबीआई को देकर एक बॉन्ड परचेज करते हैं और देते हैं। इसमें गोपनीयता का सवाल आ गया। जो कैश में चंदा आता था इसका क्या हुआ, किसका नाम जाहिर हुआ है, मुझे बताइए। तो आज तक किसी का हुआ है क्या? वही कह रहा हूं कि अच्छा, और ये देखो जो अजीत भाई कह रहे थे कि आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें आ जाता है, जो दान करता है उसकी में भी, और जो पार्टी है उसकी में भी। बिल्कुल। तो आपकी ट्रांसपेरेंसी का इशू ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। और दूसरा इशू ये बोलते हैं कि भाई जो राज कर रही है पार्टी, वो धमका देगी जो दान करता है, कंपनियों को धमका के उनसे उगाही कर लेगी। और फॉर एग्जांपल कोई एक्स कंपनी है, वो टीएमसी को पैसा दे रही है, तो जो राज कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि ये पार्टी टीएमसी को पैसा दे रही है, और फिर इसको धमकाया जाएगा और इससे इसलिए नेम डिस्क्लोज नहीं करना। नहीं किया इसलिए जाता। नेम डिस्क्लोज, ये एक इशू जो था, कल मैं इनका अमित शाह जी का वो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि इस वजह से नहीं है। और जिसको भाई ट्रांसपेरेंसी का इशू, वो बैलेंस शीट वगैरह देख ले, पता नहीं, मेरे को इशू ही समझ में नहीं आया। और एट द एंड ऑफ द डे इससे जो है ना, जो जैसे ये इसका बोलते हैं ईवीएम का बोला जाता है, तो ईवीएम से पहले जैसे चुनाव होते थे, वो हमने
पंचायत चुनाव देखे ना बंगाल के कैसे होते थे, बिल्कुल देखे यही सब भाई। होता था। इवन बिहार में तो मेरे को याद है भाई इंक डाल देते थे जो राजद बहुल, मतलब राजद को जहां से वोट कम मिलने की चांस है, बैलेट बॉक्स में इंक डाल देते इंक थे। डाल सब खराब अभी है। जला पाकिस्तान दिया, में लूट ले गए। पाकिस्तान में देख लो ना क्या चुनाव हो रहे हैं, यही चुनाव चाहते हो। सब चीज छोड़ो, चंडीगढ़ वाले ही देख लो, तुम्हें ही दिक्कत हाँ, हुई ना सबसे तुम्हें पहले दिक्कत तो। हुई ना। मेयर वाले इलेक्शन सही बात है। पता। सबसे तो ज्यादा मैं- दिक्कत तो तुम्हें हुई। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो अपग्रेडेशन होती है ना, उसको और अपग्रेड किया जाता है, उसको डाउनग्रेड नहीं किया जाता है। हम लोग जो है एंड्रॉइड और आईफोन के बाद फीचर फोन पे आज जाके दिखा दो ना, कोई जा सकता नहीं है? जाते ये लोग हैं। कह रहे हैं वहां पे जाओ। हाँ वापस से। नहीं नहीं, और ये भी अपने मन से बोल रहे हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है, कुछ कोई भी logic लॉजिक, साला तुम इतने उदास हो, तुम सरेंडर कर दो अपने बॉन्ड जो है वो करो सरेंडर ना, करो, करो। जो भी आए वो सरेंडर कर दो। और इसमें एक और बात जो है ना वो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो चेयरमैन है, कोई अधीश अग्रवाल करके है, उसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बोला कि भाई आप ये जो कर रहे हो ना, कल से कॉरपोरेट एंटिटीज का या किसी भी एंटिटी का भारतीय कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। सही बात है। आपने पहले तो प्रोटेक्शन दिया ना उनको कि कानूनन है कि कंपनी को बताना नहीं है, कंपनी अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा इतना इलेक्टोरल डोनेशन, किसको गया उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यस। तो तुमने वो जो उनको कॉन्फिडेंस में लिया था, जो 5 साल से थे कॉन्फिडेंस में, अचानक एक्सपोज हो गए। और उनको अब जब टारगेट करेगी दूसरी सत्ता, ऐसा तो है नहीं कि भाजपा 239 तक जो है सत्ता में रह भी सकती है, लेकिन मान लो 239 के बाद और 5 जो लिए 44 में हो सकता ना रहे, तब ये कंपनियां तो रहेंगी ना, वो उसी तरह से रहेंगी। राहुल गांधी ने या धमकी दे तो फिर- दी है। या फिर हिमाचल में आपकी फैक्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग की आपने यूनिट लगाई और आपका पता चल गया कि जोड़ घटाव करके लग रहा है कि इन्होंने भाजपा को डोनेशन दिया होगा, आपके पास तो डेटा है कि हमको साला नहीं दिया है, तो ये किसको दिया है उसको टारगेट नहीं करेंगे, उसकी फैक्ट्री पे लगा देंगे कि ये ट्राइब्यूनल लगाओ, ग्रीन ट्राइब्यूनल बिठाओ, इस साला ग्रीन क्षेत्र में बनाओ। लेकिन आई थिंक कभी भी ऐसा नहीं दिया है कि इसने इसको दिया है, अलग अलग दे दिया है उन्होंने। यार डेटा सबको पता मुझे चल रहा है पता किसने चल- किसको। अगर पता मेरे लग को गया नहीं- है। देखो, वो फ्यूचर गेमिंग वाले का किसके साथ संबंध है सबको पता है, जिसने 1600 मुझे करोड़ ऐसा अकेले ने लगता दिए है हैं। कि वो जो तो issue- लॉटरी देता है साला, लॉटरी हाँ। का बिजनेस चला रखा है उसने। अच्छा एक चीज, वो जो पाकिस्तान का वो कह रहे हैं ना नहीं, कि नहीं, वो नहीं, पुलवामा fake वाला, news, वो fake फेक अच्छा, न्यूज़ वो है, data भी fake है पूरा, HUB नहीं वो इंडियन कंपनी है, इंडियन पाकिस्तानी दिल्ली की कंपनी है, कंपनी अब ये दिल्ली देखो ना, registered है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इशू बनाए जाने की प्रयास था भाजपा ना, के वो खिलाफ बना रहे हैं ना उसको पूरा भाजपा पूरा। का खिलाफ पर वो छोड़ो। है दिल्ली का मुद्दा ना, हाँ। HUB जो है नहीं ना, वो पता हाँ, होना वो चाहिए। है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट के जरिए भी सब लोगों को ये पता लगना चाहिए कि जो बनाया जा रहा है, अच्छा उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं लिखा है, लेकिन बस सिर्फ एक स्क्रीनशॉट डाल के भाजपा को मिला है पुलवामा हमले के बाद, ये देखो जी पाकिस्तानी का। उसको बोलने दो यार। नहीं मैं वही कर रहा हूँ, आप बोल लो भले ही, चाहे इसको काट देना, मैं कह रहा हूँ ये आप ना नहीं, discuss- कटेगा कैसे आप? लेकिन ये लेकिन इस पे काटने की बोलो। बात यार, हर पॉडकास्ट में आप काटने की बात और पैजामा का नाम ले लेते हैं। आपने खुद कहा ना, आजकल तो बोलने इनके दो। ऊपर वैसे ही हाँ। क्या क्या चल रहा तो है, जी, क्या टीम था, साथ बैठी हुई है मुझे इनके ऐसा ऊपर। लगता है कि जो राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं अपनी रैलीज के जरिए, अपनी यात्रा के जरिए, हर चीज में अडानी घुसा देते हैं, अडानी की शर्ट, अडानी की पैंट, तो उनका मुख्य प्रयास ये था कि किसी भी प्रकार से उसका नाम आ इलेक्शन का जो इशू है Yes, yes, वो yes. अडानी अंबानी बन हो जाए। जाए। हाँ। अंबानी भी नहीं, Yes, अडानी अडानी बन जाए। अंबानी का आजकल नाम का कम प्रयोग हो रहा है, हाँ। पिछले इलेक्शन में बहुत हुआ था, वो भी छोटे अडानी भाई साहब का, हाँ। अंबानी का, पर इस इलेक्शन में तो अडानी का प्रयोग हो रहा है। हाँ। और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कहीं पे भी डेटा नहीं आ देगा। जाता कि अडानी अंबानी ने दिया है फला फला पार्टी को इतना पैसा, तो ये इसको बहुत बड़ा इशू बना देते। नहीं नहीं, वो तो हो नहीं पाया। वो तो एक कोशिश कर रहे हैं लिस्ट वो। में ही नाम नहीं आया। एग्जैक्टली लिस्ट दोनों अलग है। ये भी लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो नाच रहे हैं ना ये लोग, उसमें वही फिर मैंने कल लिखा था कि वो क्लिप कटुए की टाइमलाइन आप जाकर के देखिए कि उसने साला कितनी मेहनत की, 150-200 ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, और खाली इन्वेंडोज दे रहा है वहां पे कि ये देखिए ये कंपनी, इसकी फोटो उसके साथ थी और इसने इतना 100 करोड़ दिया, तो किसको दिया होगा आप स्वयं जो है अंदाजा लगा लीजिए। इस तरह से वो जो है इंसिनुएट करता हुआ दिख रहा है।
और एक बात मैं बोल रहा था, भूल गया आपके चक्कर में। अडानी, मैं बता रहा हूँ कि हाँ, अडानी का अडानी नाम जोड़ने के लिए एक फेक कंपनी का बता रहे हैं कि ये अडानी की ही कंपनी है। हाँ, वो उसके नहीं, through ले लिया। न्यूज 18 का जो डील हुआ था, हाँ। उसमें बोल रहा है कि उसका जो अकाउंटेंट था, हाँ। वो जो है अडानी से नहीं, अंबानी से जुड़ा हुआ है। अच्छा। न्यूज 18 अंबानी वाला, न्यूज 18 इंडिया तो अंबानी का है। तो 18 अंबानी group का, जो तो भी है सारा, उसका नाम network 18 वो उसमें जो है वो जोड़ा गया है। हाँ। एक और थी कोई राधिका, शायद कुछ ऐसी नाम की कंपनी है, मैं ढूंढ के बता दूंगा, स्क्रीनशॉट दे देना। उसको अडानी से जोड़ रहे हैं कि ये अडानी की तरफ से आया। नहीं, अडानी उसको कुछ अंबानी वो- से नहीं जोड़ा, बहुत बड़ी बात है, राधिका उसकी बहू है। तो ये भी सही कह रहे हो। उससे भी जो है राधिका और मर्चेंट। अडानी पे जब ये सब नहीं हुआ ना कल तक, तो एक नया आया है चिरकुट है। हाँ। आज यूएस गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला, हाँ। यूएस गवर्नमेंट अडानी के इंडिया में ब्राइबरी के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट कर। सोचो, अडानी यूएस में कहीं नहीं है, यूएस गवर्नमेंट अडानी के इंडिया की बिजनेस डीलिंग्स को बोल रहे हैं कि हम जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसको रिपोर्ट्स के माध्यम से, कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं, खाली रिपोर्ट्स लिख के टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब पे वो न्यूज चल रहा है। तो ये बहुत ही डेस्परेट है अडानी को इससे जोड़ने के लिए। बिल्कुल। पर इसका अलावा क्या मतलब इलेक्शन में कुछ इसका फर्क कोई impact नहीं कोई होगा, नहीं पड़ सकता, कोई impact ना नहीं जैसे होगा। राफेल का घंटा फर्क नहीं पड़ा था। नवयुग नाम से, मेरा नवयुग के नाम से जोड़ा है। अडानी का नाम है ना, नवयुग के नाम से मेरा जोड़ा गया। जो क्वेश्चन अब आगे है वो यही है कि जब वाजपेयी जी थे 2004 में, इन्होंने कॉफिन केस बनाया था, कॉफिन स्कैम बनाया था। फिर पिछले चुनाव में चौकीदार चोर है के साथ साथ इन्होंने राफेल जोड़ा था। इस बार ये इलेक्टोरल बॉन्ड को स्कैम बता के बेच रहे हैं, और ये तीनों ही चूर्ण थे हिसाब से देखा जाए तो। उसमें कॉफिन स्कैम में भी कुछ नहीं मिला, इसमें भी पिछली बार राफेल स्कैम में भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं आया, क्लीन चिट मिल गई, कॉफिन केस में भी क्लीन चिट मिल गई थी। अब इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मतलब कुछ मुद्दे मैन्युफैक्चर क्यों किए जा रहे हैं? मुद्दे यार, हाँ आप बोलिए। एक्चुअली में क्या है ना, मुद्दे हैं ही नहीं। एग्जैक्टली दिक्कत ये है, अब आप देख लो ना, महंगाई आप बोल सकते हो कि भाई ये कमोडिटी महंगी है, ये कमोडिटी, प्याज महंगा, ये लहसुन महंगा, पर अगर आप पूर्णता देखोगे ना, सारी कमोडिटीज में देखोगे और महंगाई दर देखोगे, तो पिछले 36 साल, ये लगा लो 1984 के बाद से, 1984 के बाद का ही डेटा मैंने देखा है जी। तो ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं आई है जिसमें महंगाई दर इतनी कम रही हो। जो पिछली सरकार थी यूपीए की 2, भाई उसमें 10-12% डबल डिजिट 2012 में 12% का, 12.5 पौने 13% एक का वो चार्ट भी inflation मिलता है जिसपे आप जो बात बोल रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार जब जब आई है, इन्फ्लेशन का आप हाँ, देखेंगे बिल्कुल, स्पाइक है। बिल्कुल, भाजपा जो ही आती है जाएगा, मतलब क्योंकि उसको मिला है उससे, उसके बाद वो ऐसे हो जाता है ग्राफ, ऐसे फिर कम फिर कम फिर कम, हाँ, ऐसे ही है, 3% के लगभग जाके वो। तो ये मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दों का अभाव है, और इस प्रकार से जो मुद्दे बनाए जा रहे हैं ना, वही समाजवादी सोच है, समाजवादी नारे है ना, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को जिताएंगे, मतलब देश की जो सोच है आपने आधी रोटी तक रखी थी, ठीक है। तो आज भी वही सोच है कि भाई इस नारे के साथ, इस समाजवादी सोच के साथ आप इलेक्शन जीत जाओगे। 4 पूंजीपतियों को गाली दो, पहले टाटा बिरला को गाली पड़ती थी, अब अडानी अंबानी को पड़ती है, उससे इलेक्शन जीतने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि मुद्दों का अभाव है। हाँ, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ है नहीं बताने को, कुछ इससे ज्यादा मुद्दा ही नहीं है ये। अफवाह फैलाई जा रही है। इसमें एक और मुद्दा बोलना जरूरी है, वो है सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात करते हैं। ये लोग इंटरटेन क्यों करते हैं ऐसे विषयों को, और विपक्ष ने एक बार नहीं 21-22 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का समय व्यर्थ किया है, और सुप्रीम कोर्ट भी समय व्यर्थ करवा रही है। ऐसा नहीं है कि एक जज, ऐसा साला 5 जज की बेंच बिठा करके ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर 67,000 केसेस पेंडिंग है, और तुम जानते हो कि ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर सरकार सीधा यह कह दे ना, सरकारी वकील की, यू हैव नो बिजनेस डिक्टेटिंग टर्म्स ऑन अस, सीधा ये बोल देना, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती है गवर्नमेंट का। लेकिन इस सरकार का भी आप मान के चलिए कि वो नहीं चाहती है कि लेजिस्लेचर जो है न्यायपालिका से युद्ध की स्थिति में, झगड़े की स्थिति में दिखे, इसलिए बोलते हैं खेलो, और उनको भी पता है कि हम जीतेंगे ही। लेकिन फिर भी प्रेशियस जुडिशियल टाइम का वेस्टेज जो हो रहा है कि विपक्षी पार्टियां जो सत्ता में नहीं है, और सत्ता में संभवतः आ भी नहीं सकती क्योंकि उनके चाल चलन खराब है। इसको बीप कर दीजिएगा, बहन वाली जो गाली मैंने दे दी है, वो निकल जाता है ऐसे फ्लो यार। दिल्ली में हो आप, इनके लक्षण खराब है, वो दिखता नहीं। फिर भी सुप्रीम कोर्ट की
अरे अरे सिब्बल साहब आइए 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 बैठिए, दीजिए हमारे हाथों में और हम जो है एकदम पूरा। तो ये वाली इनकी स्थिति। अब मुझको साला कोई कंटेम्प्ट वंटेम्प्ट से डर, क्योंकि इन लोगों ने इतनी विष्ठा कर दी, इतना टट्टी सालों ने मचा रखा है कि अब आम आदमी को सीधा माँ बहन गाली देनी पड़ेगी, जजों को राह चलते घेरना पड़ेगा। ये इन्होंने क्या बोला, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ना सिटीजन का, वो प्राइम है। तो सालों तुम्हारा ब्लैंक क्यों है सुप्रीम कोर्ट इंडिया का एसेट डिक्लेरेशन का पेज? 11% लोग, मात्र 11% हाई कोर्ट के जजेज, 978 में से मात्र 92 ऐसे डिक्लेयर किया। और तब तुम ऐसे अब्सर्ड डिसीजन देते हो ना, जो हमें पता ही लगता है यार, 4 साल की बच्ची का रेप किया और तुम बोले एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। अरे वो एक तो वो ये भी था, इसी में बात है, आई थिंक हाई कोर्ट थी महाराष्ट्र से जजमेंट आया था कि अगर स्किन से स्किन टच नहीं होगी तब ही मोलेस्टेशन नहीं माना जाएगा, पेनिट्रेशन नहीं है, स्किन टू स्किन टच नहीं है। वहीं की बॉम्बे हाई कोर्ट की एक जज थी, 32 बार स्टैबिंग की गई रेप के बाद, मारा गया, उसको जघन्यतम रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपराध नहीं माना। क्यों नहीं माना जाता है? एक फीमेल जज थी, वो कोई जोशी करके थी, फीमेल जज, 32 स्टैबिंग एक युवती को रेप के बाद, और उसको उसने रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों नहीं माना होगा? तो एसेट डिक्लेयर कर दो, हमें पता चल जाएगा क्यों नहीं माना गया है। सही बात। तो चलिए अब यहाँ से आगे बढ़, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो बस इतना सा कहना चाह रहा था कि मैंने कि जो डेली वाइन्स नहीं बनाते कैमरा लेके यूं, तो ऐसा है कि हमें भी करना चाहिए, और उसका टाइटल बड़ा बड़ा रखना चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट का हो गया पोपट। आज हमारे जो सीजीआई थे उनका हो गया पोपट। ये भाई करते नहीं ऐसे ही? अजीत अंजुम से बहुत इंस्पायर्ड है। अरे यार उसके टाइटल, मोदी फंस जाएगा, आज मोदी गया, मोदी को होगी फांसी, कल भाजपा खत्म। ये प्रज्ञा मिश्रा भाई लोग, वो भी उसके भी ऐसे होते हैं, सारा लेफ्टी को जितना भी YouTube पे, उसने कितने बार मोदी को हरवा दिया है। खत्म हो जाती है पार्टी, मोदी जेल, बस। ये तो राहुल जी इस बार 40 पार कर ले, बहुत है। अब की बार 40 पार। 40 का टारगेट है, मैं वोदका पी लेता हूँ थोड़ा। तो 40 का ही टारगेट है इनका। तो वही कर राहुल जी 40 बार पिछली बार से किस प्रकार से 2 सीट ज्यादा आ जाए, ये टारगेट। तो वही चलो, ये मुद्दे में वैसे दम नहीं है, इसमें इतनी चर्चा होगी तो बड़ी बात है। इसमें बाकी कुछ धरा नहीं है। तो अब हम आते हैं अच्छे विषय के ऊपर, जो कि एक्चुअली विचारधारा बनाने का विषय है, वो है बस्तर और उनके जैसी फिल्में। पहले हम बस्तर के ऊपर बात करते हैं कि बस्तर हम सबने देखी है, एक साथ ही बैठ के देखी है। तो बस्तर आप सबको कैसी कैसी लगी, सब अपने अपने ओपिनियन दें, और उसके बाद हम इनके जैसी जो और विचारधारा नैरेटिव वाली फिल्में होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। बस्तर मुझे लगता है कि वामपंथी हिंसा पे इससे अच्छी फिल्म न लिखी गई न प्रदर्शित हो गई। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये टॉप नॉच एकदम फिल्म मेकिंग के हिसाब से सबसे एकदम सर्वोत्कृष्ट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि वामपंथी हिंसा को इस तरह से दर्शाती हुई फिल्म नहीं बनी। बिल्कुल। मैं इसे 5 में से 3, 3.5, 4 स्टार मतलब वो दूंगा, इसलिए क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट था और उसका डिपिक्शन इतना अच्छे से किया गया, वायलेंस का खास करके। क्योंकि वो वायलेंस जो दिखाया भी गया वो 10% 5% टाइप का ही है। तो फिर भी डायरेक्टर ने अपनी सीमाओं में रह के जितना हो सकता था उस नृशंसता को खाली सामने लाना। बाकी हम स्टोरी, पटकथा, संवाद ये सब पे चर्चा कर सकते हैं, उसके उस पे वो तो मैंने 1-1.25 घंटा का रिव्यू किया है, तो वो जाके जिसको देखना है देख ले। बट स्टिल फिल्म मेकिंग की दृष्टि से फिल्म आपको बांधे रखती है। फिल्म में लगता है कि प्रोडक्शन वैल्यू जो है केरल स्टोरी की अपेक्षा जो है बढ़ा ही है। एक्टिंग वो यार, वो लड़की जो है ना, वो रत्ना का जो मतलब आधा शर्मा ठीक है, वो एक एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं, वो अलग है, लेकिन इंदिरा तिवारी ने जो एक्टिंग की है ना, मेरे लिए वो उस फिल्म का हाई पॉइंट था। उसका जो कैरेक्टर आर्क है और जिस तरह से वो कहानी को कहने में सफल हुई, जो बस्तर की माओं को समर्पित फिल्म पे आता है ना वो डिस्क्लेमर, तो उस कारण से तो मुझे वही वायलेंस और जिस तरह से एक मदर का स्ट्रगल जो हजारों या लाखों माओं का प्रतिनिधित्व करती है, उसको लेकर के गए, तो बढ़िया फिल्म है, वो देखी जानी। इसमें रत्ना की आपने बात करी तो रत्ना का जो कैरेक्टर था, अभी जनरली क्या होता है ना कि अगर एक एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर फिल्म में होता है तो वेटेज उसको दे दी जाती है सारी की सारी,
यहाँ पे मुझे लगा कि इक्वल वेटेज आपने रत्ना को भी दी और अदा शर्मा को आप भी। लीड कौन है डिसाइड नहीं हाँ, कर सकते। वही ना। तो ये एक फिल्म, अच्छी फिल्म की निशानी भी होती है कि आप ये नहीं कर रहे हो कि स्टार के बहकावे में आ रहे हो या उससे इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हो कि सब कुछ आपने उसको दे दिया। जैसी पटकथा डिमांड थी वैसा आपने सारा डिपिक्शन कर दिया। तो अंकुर भाई आपका क्या टेक अवे था इससे, उसके बाद भाई तेरा क्या? अंकुर भाई पॉपकॉर्न खाली खा रहे थे वहां पे। मैंने नहीं अजीत भाई ने दोनों तरफ से खाए, मैंने ये अपना नहीं बता रहे। रखा हुआ था तो मैंने अपना खाया भाई। मैंने एक लाइन अपनी जो शॉर्ट रील बनाया था इसके ऊपर, इसके रिव्यू के ऊपर, उसमें ये कही थी कि ये आपको बांध के रखती है, आप इधर उधर नहीं देख पाते ज्यादा कि बगल में कौन बैठा आप है। दोनों नहीं देखा इधर उधर, तो मैं अपना दोनों हाथ से खा रहा था मैं यही popcorn। बात है। तो ये बात मुझे अंकुर भाई को देख के याद आ रही थी कि भैया वो इधर उधर जरूर देखते हैं कि कौन कौन बैठा है, बैठी है। नहीं, तो बात ये हुई कि फिल्म के बारे में हम बात करते हैं, फोकस वहीं आते हैं वापस, कि जब आप न्यूज में देखते हो ना वामपंथियों को बात करते हुए, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब उच्च स्वर में बोल जाए, देखिए ये वायलेंट हो रहे हैं, देखिए ये गुस्सा कर रहे हैं, ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या लगता है, वामपंथी बहुत सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बात करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब हम उनके पर्दे के पीछे जाते हैं ना, बड़े मादर नहीं वो होता है क्योंकि वो हम और आप जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऑल ओवर जो लोग हैं ना, मास जो है वो ऐसा समझता है कि जैसे वो बेटा ना कि आपका कौन है वो जो जॉनी सिंस से ज्यादा भेष बदलता है। अच्छा योगेंद्र यादव हो गया। वहीं से याद आता है, मेरे को नाम याद नहीं रहते, इनकी जो बातें बताई हुई है ना वो याद, डायलॉग याद रहता है। अब आप देखो उसको कितना प्यारा नहीं बोलता, एकदम मीठा लगता है। मीठा ही लगता है। हाँ। मीठा है ही। अच्छा मीठा, हाँ बहुत मीठा है वो। एक श्लोक आता है, अति विनम्र विनम्रता धूर्ता लक्षणम। धूर्तस्य लक्षणम। हाँ, तो आप ये देखो कि जंगल में जो हो रहा है वो विभत्सा दिखाने का उसमें काम किया गया, और इवन जो आपने बताया उसके पति को काटना और फिर वही सीन के जो खून से जो है खंबे को रंगना, वो उसमें याद आ जाती है उसकी द कश्मीर फाइल की, जो वो चावल उसको खाने पड़ते हैं खून से रंगे हुए। ये जो सीन था ना, ये तो एट द वेरी बेस आपने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि अब ये फिल्म जो है वो उठेगी, बहुत भयंकर उठेगी। वो वेरी बेस पे आपको ऐसा लगता है अरे यार ये क्या। और निर्देशन देखिए ना कि वो साला ऐसे स्वाइप किया, ऐसे मारा, गर्दन मारा, फेस मारा, आपको लगेगा आप खत्म हो गया। उसके बाद वो बैठता है, उसके बाद वो स्टैबिंग करता रहता, मतलब निर्देशक ने उस नृशंसता को होल्ड किया है बहुत देर तक। फिर ड्रोन से शॉट है उसका, उसके बाद काट करके टोकरी में रखा गया। तो ये मुझे लगता है कि डायरेक्शन इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। वो नृशंसता को कितना लाइटली लेते हैं, उन्हें बहुत नॉर्मल है सारी चीजें। हम बात कर रहे हैं ना इस सीन के बारे में, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ गए कि ये नहीं, वो था ही ऐसा। उन्होंने जिस प्रकार से, एक प्रकार जो माओवादी न्यायपालिका का आधार उन्होंने जिस प्रकार से, मैं भी जनता ना अदालत, हाँ इसी मुद्दे पर मैंने थोड़ा सा भी काम किया था। तो जो आप बोल रहे थे ना सोफिस्टिकेशन और न्यूज मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से उनका पोर्ट्रेयल दिखाया जाता है, आप फिल्में देख लीजिए, फिल्मों में किस प्रकार से रोमांटिसाइज किया गया है नक्सली मानसिकता को। एक मिथुन की फिल्म आई थी 80s में, द नक्सलाइट, 1980 में आई थी। सबसे पहली फिल्म थी द नक्सलाइट नाम से, मिथुन था उसमें और स्मिता पाटिल थी आई थिंक। आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये एक ऐसी विचारधारा है जिसने इस्लामिक आतंकवाद से भी अधिक हत्याएं की हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की ले लीजिए, सिविलियंस की ले लीजिए, किसी भी एंगल से ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक नुकसान इन्होंने किया है। ना सड़कें बनने दी, जल जंगल की ये लोग बात करते हैं, वहां पर विकास नहीं पहुंचने दिया, और विकास के नाम पर ये लोगों का विकास नहीं हो रहा, पॉवर्टी के नाम पर इन्होंने ये सारी आइडियोलॉजी लोगों तक नहीं पहुंचाई थी। एक उसमें सीन आता है, वो जो सेक्स ले वाली हम पहले बात कर रहे थे, कि उसका एक हल्का सा टच डाल दिया गया, नहीं तो वो उनका एक बहुत बड़ा सिंडिकेट भी है। मतलब महिलाओं का खरीदना बेचना और अलग जगह पर उनको पहुंचाना, ये भी एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है पैसे कमाने के लिए। एक फिल्म के अंदर जो इस्लामिक जिहादियों और आतंकवादी संगठनों के साथ में जो पैचअप दिखाया, वो बहुत सही दिखाया है कि ये वाकई की बात है कि जंगल के अंदर इतने अत्याधुनिक हथियार पहुंचा कौन रहा है भाई। ये तो है नहीं कि आर्मी सप्लाई कर रही है या हिंदुस्तान में दुकानें खुली हुई हैं कि चलो यार परचून तोल के भाव से बंदूकें खरीद लाओ। सही बात। इसमें एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने करी है उसमें क्या है ना, कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे जाके देखो कम्युनिस्ट नहीं मिलेगा। जितनी भी कम्युनिस्ट कंट्री है इस्लामिक नहीं मिलेंगे। लेकिन भारत एक अनोखा देश है जहाँ पे इस्लाम और कम्युनिस्ट एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं।
ठीक है किताब पढ़ना भाई साहब आप मेरी अरे आपको नहीं स्वयं भाई। पता लग जी, जाएगा। बिल्कुल। भाई इनकी किताब पढ़ लो यार तुम साला इनकी किताब पहले इनकी किताब पढ़, ये पॉडकास्ट बंद कर साला, इनकी किताब पढ़ दो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वाकई में आपको, ये आपकी बात सही है। ये आदमी नहीं तो- साला नहीं किताब तो- प्रमोट कराए जा रहे हैं। तो वो क्या भी है जरूरी कि है। अंकुर भाई जो है उनकी किताब का लिंक तो हम देंगे ही आपको, बट इसमें जो सारा मुद्दा आ जाता है ना, ये रोमांटिसाइजेशन का जो है, बिल्कुल। चाहे वो बॉलीवुड के जरिए हो, मीडिया के जरिए हो, उससे लोगों को ना इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये कितनी खौफनाक। यस। अभी आप इसको देखोगे तो भारत में गृह युद्ध की स्थिति थी। हाँ। गृह युद्ध कॉरिडोर। ऑलरेडी चल रहा था। हाँ। क्योंकि जब आप फिल्म में भी दिखाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन थी सेल्वाजुडूम नाम से, ठीक है। मुझे पर्सनली इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा नहीं पता था। बाकी अच्छा। जैसे ये रणवीर सेना, एक रणवीर सेना थी बिहार की। मैं आपको बताऊं, मैं इसके बारे में फिल्म के बाद ही मैंने थोड़ा सा जाना, सेल्वाजुडूम वगैरह जो भी थी। तो आप ये देखो कि भारत में एक तरफ से तो नक्सली लग गए थे, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेज और थी, बट जातिगत कई ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो गई थी। कुर्मी कास्ट की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, राजपूत कास्ट की एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, राजपूत प्लस हाई अपर क्लास मुस्लिम उन्होंने एक अलग बना रखी है, एक कुंवर सेना थी, एक रणवीर सेना, एक भूमिहार लोगों की एक अलग सेना है। रणवीर सेना, राइट, रणवीर और ब्रह्मेश्वर मुखिया करके हाँ, थे। राइट। तो कितना आप ये देखो कास्ट बेस जहर एक से, मतलब ये नक्सलियों के बाद नक्सलियों ने अटैक शुरू किए, तो ये जातिगत सेनाएं बनने लग गई थी। बिल्कुल। और गृह युद्ध क्या होता है? और गृह युद्ध यार क्या होता है? अगर नहीं बनता ना अनुज भाई, हाँ बिल्कुल, मैं पता है बिहार मुझे। का आपको बताता हूँ कि जो जहानाबाद और ये सब का एरिया था, वहां पे बच्चे दौड़ने नहीं जाते हैं भर्ती के लिए। फोर्सेस की भर्ती के लिए, उसमें सबको बुलाया और 17-18 युवक थे। एक ट्रेलर था, उसके सामने खड़ा करवाया और एक एक करके कचिया होता है जिससे घास नहीं करते, दराती जिसको बोला जाता है, कम्युनिस्टों के सिंबल में जो है ना हसिया बोला जाता है, हम लोग कचिया बोलते हैं उससे। उसमें दांत बने हुए, आप सोचो कि 17 आदमी को रेता गला एक एक करके, लास्ट वालों की क्या स्थिति रही होगी। झंडा गाड़ देते थे, लाल झंडा, ये खेत अब हमारा हो गया। हाँ, उसके बाद फिर बाकी बाथे का तो आप लोगों ने सुना होगा कि उस पे रख के, चौखट पे रख के और चॉप कर दिया 38 भूमिहारों को, वो सब सुना होगा। लोग अपने घरों पे ना, महिलाएं खाली सोती थी और पुरुष छत पे बंदूक लेके पहरा देते थे पूरी रात। बिल्कुल। ये स्थिति, बिल्कुल। अगर ये और ये सेनाएं ना बनी कांस्टेंट होती, स्थिति, ऐसा और नहीं कि ये एक समय इंटेलिजेंस मिला कि लोग आ रहे हैं अब ऐसा होगा, नहीं। तो ये जो रणवीर सेना की उत्पत्ति होती है, या ऐसी सेनाओं की जो अपर कास्ट की है, अपर कास्ट वाले पहले इन सब में पढ़ते ही नहीं। उसके बाद उनको भड़काया गया कि नहीं, उसने तुम्हारी जमीन हड़प ली, फलन। जमीन तुम्हारी थी कब? कब थी तुम्हारी जमीन जो हड़प ली गई? कागज लेके आओ और ले जाओ जमीन तुम, और नहीं है तो तुम क्या मतलब गोली मार दोगे और ये सब करोगे। तो ये सारा जो एक कांड था इसमें, मैं तेरे से एक क्वेश्चन है कि 1960 में इसकी उत्पत्ति होती है। 1900 एक्चुअली क्या, एक सेकंड क्वेश्चन सुन ले ताकि लोग रिलेट कर पाए। तो इसकी जो उत्पत्ति है वो आजादी के बाद से शुरू होती है, वहां से थोड़ा डिटेल बता, और यहाँ तक की जो इसमें क्या है ना, स्थिति आई वो कहाँ से आई? यार एक्चुअली में ना आप किसी भी समस्या के भीतर घुसोगे ना, आप कॉलोनियल टाइम में पहुंच ही जाओगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी ना, ये पहले एक ही थी, ठीक है। इसके अलावा मतलब अभी तो काफी सारे फ्रैक्शंस है ना, MML और तो क्या एक था ही तब कि एक ही पार्टी हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और भारत में ऐसा नहीं था कि उस समय कांग्रेस ही सत्ता में थी, चाहे सेंटर में ले लीजिए चाहे बंगाल में ले लीजिए, तो दोनों जगह यही सत्ता में थी, बट कम्युनिस्ट पार्टी का थोड़ा होल्ड दोनों जगह पर था। और ये अपने मुद्दे उठाते रहते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बांग्लादेश से हिंदू आ रहे थे ना, क्या हुआ था कि 1947 में आजादी के बाद 1948, 49, 50 3 साल बहुत बड़ा नरसंहार वहां पर बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान में हुआ हिंदुओं का, और इधर से मुसलमान उधर जा नहीं रहे थे, उधर से हिंदू इधर आ रहे थे, तो उन्हें रहने की जगह नहीं थी, क्योंकि मुसलमान अगर जाते तो उनके घरों में शिफ्ट कर देते, तो ये पड़े थे रेलवे स्टेशन पर और मारे जा रहे थे। इन लोगों को जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने बहला फुसला कर साला ये मुद्दा ही खत्म करवा दिया था। कुछ सालों बाद वो अलग कम्युनिस्ट उसमें चले गए थे। अब मैं 1964 पे इसको लेके जाना चाहूंगा। तो
जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी वो दो फाड़ हो गई थी बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें CPIM बन गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी। और इसके बाद क्या होता है कि ये जो CPIM है ये एक 1967 में चुनाव थे बंगाल में, उसमें क्या होता है कि ये कई सारी पार्टियां मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी होती हैं और कांग्रेस को हरा देती हैं और ये सरकार बना लेती है जिसमें CPIM भी थी। बट ये जो सरकार बनी थी इसमें कई ऐसी पार्टियां थी जो कम्युनिस्ट विचारधारा का विरोध करती थी। तो क्या हुआ कि चारू मजूमदार वगैरह ये साले ये आ गए कि भाई तुम ये रेबल वाला होता है ना जो एक एटीट्यूड, तुमने साला कैसे इनके साथ सरकार बना ली है। तो 1967 में अचानक से जैसे ही सरकार बनी 2 मार्च को आई थिंक 3 मार्च को अचानक से नक्सलवारी नाम का एक गांव था, उसमें से 150 किसान मजदूर उठ के आ गए और उन्होंने अपने जगह जगह पर, जैसे अजीत भाई बता रहे थे, झंडे लाल झंडे गाड़ दिए और जमीन पर कब्जा कर लिया। ये नक्सलवाड़ी से ये आंदोलन हाँ, बेसिकली नक्सलवाड़ी, नक्सल बोलते हैं। हाँ, तो अब क्या था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी एक्चुअल में जो सत्ता में पहुंच गई थी और ये जो चारू मजूमदार वगैरह इनमें मुठभेड़ हो गई। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो इनके चारू मजूमदार वगैरह का समर्थन कर रही थी। तो इस वजह से जो पावर में कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें उनका भी इनसे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। इलेक्टोरल बॉन्ड ये तब से उठा रहे हैं। तो अब देखो, अब ये जो चारू मजूमदार वाला था ना, इसने 1969 में फिर अपनी बना ली अलग पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवादी। इस तरीके से बन गई। बापों की संख्या ये बढ़ाते गए, बापों की संख्याएं बढ़ती गई और उसके बाद एक माओ और जुड़ गया। इसके बाद वो माओ वाली भी एक विचारधारा थी, वो क्या था, वो पीपल्स वॉर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पीपल्स वॉर। ये भी देखो कितने ढांचे तैयार कर रखे हैं। तो जो शुरुआत थी इसमें इन्होंने ची गुवेरो को अपना लेजेंड बना के दिखाया कि उसका बेसिकली जो चारू मजूमदार का वो था ना, उसने कहा भाई चाइना में हो चुका है, कंबोडिया में हो चुका है, क्यूबा में शायद था, तो कई जगह पर ऐसा हो चुका था, क्या भारत की बारी है। तो जो पीपल्स वॉर वाला मॉडल है माओ वाला, कि लोगों को लड़ाई में उतार दो, जैसे चीन में उन्होंने किया, तो वही मॉडल भारत में करने का प्रयास था और वो नक्सलबारी में वही हुआ था। और उसके बाद कई महीने तक मजूमदार ने 8 डॉक्यूमेंट्स लिखे थे। हाँ, राइट, जो इनके आज भी उन पे चलते हैं ये लोग। और मतलब इनकी कुरान गीता जो भी है वो सब यही 8 डॉक्यूमेंट कई महीनों तक। फिर उसके बाद ये जो लोगों की जमीन छीनना, भूमिहारों के पास चले गए, उनकी जमीन छीन लिए, कर दिया, उनके घरों से हथियार छीन लिए, उनका अनाज छीन लिया, इस प्रकार की घटनाएं हुई। फिर वो सारी ये रणबीर सेना और ये पता नहीं क्या क्या बन गया उसके बाद। तो जो जाति का जहर तो अलग घुला ही घुला, पर ये जो कम्युनल वो था ना, अब ये देखो 80s में आते आते इन पे एक्शन भी लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि उस टाइम नक्सलवादी वगैरह ऐसा थोड़ी था कि इनका होल्ड हो गया था, वो छुड़वा लिया था। पर ये 2004 में बढ़ता ऐसा हो गया कि CPIM बन गया। 2008 में CPIM बैन भी की 9 में, और 2004 के बाद तो इनका मतलब ये लगा लो, भारत के 2007 में भारत के 40% क्षेत्र पे इनका कब्जा था एक तरीके से। 40%। और वो रेड कॉरिडोर देख लो, वो चिकन नेक से आता है और नीचे तक पहुंचता है। जो इन्होंने बताया भी ना, बस्तर फिल्म में भी दिखाया। बिल्कुल। तो मैं वही करता हूँ, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। ये पता ही नहीं है लोगों को कि भाई कितना बड़ा गृह युद्ध भारत में चल रहा था। तो ये स्टोरी मैंने जानबूझ के इसमें कहा कि पॉडकास्ट में आनी चाहिए। स्टोरी बहुत भयंकर स्टोरी थी जब हम पढ़ रहे थे इसके बारे में। इसमें फिर जो प्रश्रय मिल रहा था वो मिल रहा था आपके बॉलीवुड से, या फिर जो इंटेलेक्चुअल्स थे। यार वो वान्या का कैरेक्टर है, उसने आप जो बोल रहे हैं वही तो उसने एस्टेब्लिश ही किया है कि 600 करोड़ जो है चुपके दे दो और मैं बेड में आपके साथ आ जाऊं। और उसके बाद हमें बॉलीवुड को भी मैनेज करना है, नुक्कड़ नाटक समूह को भी मैनेज करना है, मीडिया को, सोशल मीडिया को। 600 करोड़ में बेड पे वो ज्यादा हो गया। वो कौन है अपना, क्या नाम है उसका, वो कौन सा कॉमेडियन है, वो तो 5000 में काम चला रहा है। कौन सा कॉमेडियन है वो, क्या नाम है उसका, पता नहीं। थोड़ा सा 5000 में कौन दे रहा है भाई? पर चलो, मुनव्वर फारूक इंदौर वालों ने तो उसकी फ्री में ले ली थी, तुम 5000 देने की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये एक जो ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म या जिसको अर्बन नक्सलिज्म बोलते हैं,
उस विषय में थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उसका तो सबसे अच्छा हमें कोर्ट रूम का जो इसमें वस्तुतः 4 ट्रैक चलते हैं दोस्तों इसमें बस्तर फिल्म में। एक तो कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है, एक है वो उसकी लड़ाई जो अदा शर्मा की है कि एक स्टक सोल्जर जो है सिस्टम में, तंत्र में फंसा हुआ, वो एक रत्ना की स्टोरी है, वो चलती है कि आम आदमी की तरह विवश माता कैसा है, और एक राजनीति कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब तंत्र कैसे कॉम्प्रोमाइज्ड है उसमें। तो उसमें जो सोफिस्टिकेटेड लॉयर है, शिल्पा शुक्ला नाम है ना, शिल्पा जी का कैरेक्टर है, वो बौद्धिक आतंकवाद का टॉप नॉच रूप है। एकदम साला टिप टॉप कपड़ा पहन लिया और बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी बोले तो साला हमारे जज साहिबान पीछे में यतो धर्मो तथा जय, तो यतो अंग्रेजी तथा जय टाइप का उसका इनका ध्येय वाक्य कर तुरंत स्खलित हो जाते, तुरंत एकदम ऑर्गेज़्म मिल रहा है दोस्तों, ऑर्गेज़्म बोलती रहिए आप, ऐसी अंग्रेजी बोलती रहिए, तो उनको प्राप्त हो रहा था। तो ये जो नेक्सस है ये बौद्धिक आतंकवाद का, ये वो टॉप में है कि आप यहाँ से बियॉन्ड कहाँ जाओगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में थोड़े जाओगे, वहीं लास्ट है। और उसके नीचे फिर वान्या और ये यमुना, इस तरह के लोग हैं जो आपको हर लेवल पे कवर फायर देते हैं। पत्थरबाज अपना काम करेगा, माओवादी हिंसा करने वाले अपना काम करेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया के वॉरियर जो है हैशटैग चलाते हैं, फिर थर्ड में मीडिया वाले आते हैं, फोर्थ में लॉयर और जज आते हैं, मैनेज होते हैं, और फिर जो पॉपुलर कल्चर शेप करने के लिए कि आज़ादी के हसिया वाली ऐसे करके नुक्कड़ नाटकों में गाने, और उन गानों को हाँ बॉलीवुड में हो तुम, हाँ बलात्कारी हो, देखा वो सबने देखा है, बलात्कारी हो तुम। और रैप जो चल रहा था, कहाँ का तुम्हारा विकास, मर रहा मेरा प्रकाश, इस टाइप का सालो यो करके गोरखनाथ बोल रहा हूँ, गोरख पांडे का हिले ले झकझोर दुनिया, ये सब करके ये इतने अच्छे से इंटीग्रेट किया गया ना इसमें। बिल्कुल इस फिल्म की मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 घंटे 10 मिनट में इतनी चीजों का समावेशन करके और एक अच्छे पैकेज में उतार देना, ये क्रेडिट जाता है डायरेक्टर। बिल्कुल बहुत भाई अच्छा, ये तो मुश्किल है ये मतलब काम ये इतनी सब्जेक्ट देर कोई में छेड़ता नहीं था। अगर हम फिल्म की दृष्टि से देखा जाए तो कश्मीर फाइल ऐसा नहीं था कि बहुत जबरदस्त फिल्म थी, बट वो सब्जेक्ट कोई छेड़ नहीं पाता था। केरला स्टोरीज वही सब्जेक्ट था, ये भी वही सब्जेक्ट दोनों है। में ना कश्मीर फाइल्स की सक्सेस फिल्म की टेक्निकलिटी नहीं है, फिल्म मेकिंग नहीं है उसकी सक्सेस, वो है कि वो विषय इतना प्रभावशाली है ना कि वो हर उसको आर्टिस्टिकली अगर फिल्मा भी लेता ना डायरेक्टर, सही बात, तो भी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास मुद्दा इतना प्रभावशाली है कि वो जो है वो लोगों के ऊपर छा जाता है, इट ग्रोज ऑन यू। आप देखते हो साला, मैं बात करते मेरा रोआ वो ऐसा हो ही जाता है, इस टाइप का। आप तो टच करने के बहाने ढूंढ रहे हो। मैं विवाहित व्यक्ति हूँ, मैं भी हूँ, ना ही मैं मीठा हूँ। मेरा तो भाई बालक है चार। अरे जुबेर को भी मिला लेते हैं। मेरा भी जब मेरा पुत्र हुआ तब किसी ने बोला चलिए वामपंथियों के अलावा आप किसी और के भी बाप कहे जाएंगे। बस मैं इसलिए बोल दिया यहाँ क्योंकि मेरी वाइफ इतने लंबे वीडियोस नहीं देखती, वो स्टार्टिंग का देखेगी तो उसको नहीं पता लगेगा कि अच्छा बाकी कहाँ है। अरे यार इनके साथ चल रहा है कि कुछ ऐसी बनानी है अपनी पहचान, जहां भी जाए आवाज आए अब्बा जान। तो भाई हम कहाँ थे? इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के ऊपर थे हम। अब इसमें लॉयर्स अलग लेवल पे चल रहे हैं, या फिर जो JNU जैसे विश्वविद्यालय हैं वहां पे इंटेलेक्चुअल टेररिज्म अलग चल रहा है। जो बेस है जो आदमी के दिमाग में भर दिया जाता है वो तो विश्वविद्यालयों से भर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो अरेस्ट हुए, जो लोगों को भड़काते हुए मिले कि नहीं तुम ये नक्सल्स के अगेंस्ट मत जाओ या नक्सल बन जाओ, इस तरीके से भड़काते हुए एकेडमिकली पनिश भी करते थे उनको। हाँ? उनको नंबर नहीं देते थे, ऐसे लोगों को गाइड्स नहीं मिलते थे, मतलब लंबे समय तक JNU को मैं बात कर रहा हूँ। हमारे तो दोस्त यार वहां से पढ़े लिखे हैं, मैं तो नहीं गया ऐसी टट्टी जगह पे पढ़। DU के भी कई प्रोफेसर्स इसमें लिप्त मिले हैं। DU में भी जब तक मैं था 2004 से 7 में किरोड़ीमल में, उस वक्त आयशा कदम जमा ही रही थी। उसके बाद जो ही ये पावर से बाहर जाते हैं ना, मतलब सेंटर में पावर से, तब इनका जो है वो रामजस कॉलेज वाला याद होगा जहां उमर खालिद की स्पीच होने वाली थी
कपर फोड़ी हुई, रॉड्स चले। रॉड चलना, कपार फोड़ना, ये तो डीयू में आम बात थी इलेक्शन के टाइम में, तो हो ही जाता हमने है। देखा ये तो साला होना डूसू इलेक्शन में वो तो होता है। उसके बाद वामपंथ वहां पे भी घुसने लगा। हालांकि अभी भी वहाँ एबीवीपी या एनएसयूआई ही एक आध सीट जीतती है, एबीवीपी ही पावरफुल है। बट ये लोग का ना वो नौटंकी, पोस्टरबाजी, ये पूरा फुल थ्रॉटल अब चल रहा है वहाँ पे। जो ये होल्ड वाली बात है ना, कि ये यूनिवर्सिटीज पे होल्ड, पॉपुलर कल्चर पे होल्ड हो गया, आपका न्यायपालिका में वकील वकूल, ये सारा जिसे हम एक इकोसिस्टम कहते हैं, ये बनाया गया है सालों तक। जैसे हम फिल्मों की बात करते हैं तो 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन नाम से एक संस्था बन गई थी। उसके सारे मेंबर देख लो आप, वो आपको कम्युनिस्ट मिलेंगे। 1942 में एक थिएटर एसोसिएशन थी, 1942-43 में एक थिएटर एसोसिएशन थी, उसका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो बन गई थी। उसका होल्ड देख लो, अब सारे कम्युनिस्ट मिलेंगे। 1957 आते आते जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, उनका ये उन्होंने इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को, जो 1942-43 में बनी है, उसको ये अधिकार दे दिया था कि कौन सी फिल्म अच्छी है बुरी है, ये सारा मूल्यांकन वो संस्था कर रही है। तो जो आपका नैरेटिव चला रहा है वो तो ठीक है, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाओगे। ये कम्युनिस्ट होल्ड ऐसे बना पॉपुलर कल्चर पे। आप और किसी भी उसमें जाके हिस्ट्री पे देख लो ना, हिस्ट्री पे 1968-69 में जब चुनाव का समय चल रहा था, तो इंदिरा गांधी जी जो थी, उनको इनकी हेल्प चाहिए थी कम्युनिस्ट की, ठीक है। उसके बाद 1900 जब चुनाव हो गए, उसके बाद ये एसोसिएशन जो ICHR है, क्या नाम है उसका, है ना, वो उसके बाद बनी है। और उसमें देख लो सारा ये जितने गुहा वगैरह और वो सारे उसके बाद बात के गुहा टट्टी सब सब के सब। तो हिस्ट्री पे वहां से आपका आधिपत्य हो गया। बिल्कुल। तो ये ऐसे एक एक इंस्टीट्यूशन इन्होंने हड़पी है। उसका इंस्टीट्यूशन तो जितने नाम लिए, ये तो स्वतंत्र संस्थाएं हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल्स को आप मिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो वस्तुतः बच्चों में सही में विष घोलते हैं। हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ बाकी टीचर टाइम से क्लास ले रहा है। जो कम्युनिस्ट होते थे ना, वो, अब मैं उनका नाम लूँ या नहीं, मतलब हैं तो टीचर ही हैं, ये लोग साले पूरे साल नहीं आते थे, पूरे साल नहीं आएंगे, और लास्ट के 5 दिन मैराथन क्लासेस चलेंगी 9 to 4, और पूरा चैप्टर खत्म कर देता था। पूरे साल क्या कर रहे थे, फलाने जगह नुक्कड़ नाटक खिलवाना है, ढिमका जगह जो प्रदर्शन में जाना, यही इनका चल रहा था। वो उनका मूल कार्य होता था। एकेडमिक्स को इन्होंने त्याग दिया था। और अब मुझे समझ में आता है कि 2004 में, 5 में, 6 में जब मैं क्लासरूम में बैठा हुआ होता था, तो जो मास्टर बोलता था वो क्या बोल रहा था, मतलब उस वक्त हवा नहीं लगती थी। वो आज भी नहीं लगती बच्चों को। तो कॉलेज आज भी नहीं, 20 साल 22 साल के बच्चे, हमें कहां से पता चलेगा ये सटल जो इंजेक्शन हो, ये स्लो पॉइजन या आपका, साला इसको हम देवता मानते थे तो देवता मानुष था, साला राक्षस निकला एकदम से। ये वो नहीं था निवेदिता मेनन है जो उसकी एक स्पीच है, इसमें क्लासरूम के अंदर स्पीच चल रही है कि ये जो हिंदुत्व है या हिंदू है ना, ये तो डेडलिएस्ट, सबसे घृणित वो है। ये उसका क्लास में स्पीच चल रहा है। जेएनयू के अंदर इस तरीके के बहुत सारे लेक्चर्स दिए फिल्म भी आ रही है जेएनयू तो। अरे अच्छा, चलो अब आपने इस विषय को उठा ही लिया है, तो नक्सल से हटके थोड़ा ये नैरेटिव मेकिंग की जो फिल्में अभी नैरेटिव मेकिंग की जो फिल्में अभी आ रही हैं उनके ऊपर बात करते हैं। बड़ी सारी फिल्में एकदम से आ रही हैं अभी, सावरकर आ रही है, या फिर रजाकार आ रही है, जेएनयू आ रही है, या मेरे वतन के लोगों भी, वो तो वेब सीरीज है। अच्छा, वो वेब सीरीज है। अच्छा, हाँ। अब उससे मुझे बहुत ज्यादा आशाएं नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ, तो मतलब इतनी सारी फिल्में एकदम से आ रही हैं और ये चुनावी वर्ष में आ रही हैं, तो क्या ये चुनावों से इसका कुछ लेना देना है, या फिर ये विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए? नहीं, इसमें 2-3 चीजें, अगर भी खाली चुनाव का नहीं आस्पेक्ट, और इसमें फिर हम थोड़ी सी क्वालिटी पे भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वामपंथियों की प्रोपेगेंडा की पैकेजिंग आप देखो, वो कितना, मतलब साला एकदम गोल्डन फॉइल पेपर में, जहाँ के एम्बॉसिंग गोल्डन होता है, उसमें बढ़िया पिंक कलर का फीता लगाएंगे, उसके बाद दोनों हाथ से आपको ऐसे करके देंगे।
हम और फिर लोगों उसके के बाद जब तरफ खोलेंगे आपको क्या भाई ये तो टट्टी है। तो ये अरे ये तो टट्टी है, पता है मुझे। वो कौन सी फिल्म थी है? दिल्ली वैली अरे एक और फिल्म थी, विजय राजवाला कमल character जो- हसन की फिल्म है, एक साइलेंट फिल्म है। अच्छा पुष्पक। पुष्पक। हाँ, उसमें भी थी। तो ये जो पैकेजिंग है ना वो अभी तक नॉन लेफ्ट के सारे लोगों को नहीं आया, कुछ लोगों को आया है। वो प्रोडक्शन वैल्यू और क्वालिटी में आपको दिख जाएगी। इस कारण भी मुझे लगता है कि बहुत सारी फिल्में बन तो रही हैं, बनने के पीछे मुझे लगता है थोड़ा बिजनेस पर्पस भी है बहुत लोगों का। प्योरली नवैचारिक पर्पस से बनाना चाहिए भाई। विचारधारा में तुम 20 करोड़ नहीं खर्चा कर सकते, सही बात। तुम 1000 करोड़ के मालिक हो तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा पूरा है ही साला 40 करोड़, तो पूरा अपना 20-25 करोड़ तुम विशुद्ध नहीं, ये चले ना चले मुझे मतलब नहीं, ये एटीट्यूड आपका नहीं हो सकता। वो रहता है। अब उस चक्कर में क्या होता है ना कि जो ढंग के फिल्म मेकर हैं वो तो बना लेंगे, जो बेढंगे हैं ना वो अजमेर फाइल्स टाइप, आप सोचिए कि इतनी वाहियात प्रोडक्शन वैल्यू की एक नहीं 2-3 फिल्में उस वक्त आई थी, अब कोई नहीं चली। एक थी को उसमें कोई लव जिहाद के ऊपर आई थी, क्या नाम था उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ, शायद लव जिहाद ही नाम था। एक कोई हिंदुत्व करके आई थी। हाँ हाँ, हिंदुस्तान बाद में यार भाई वो वो- तक हगी दिया भाई करती। वो लव जिहाद वाली जो हिंदुत्व जो भी थी, वो लव जिहाद के ऊपर जो फिल्म थी, उसका शुरुआत के 5 या 7 मिनट मैंने देखे। उसका एक डायलॉग था, अल्फाबेट में आता है W और मेरा नाम है बबलू। भाई मैं भाग गया उसके बाद। मैंने ये कहा, तो नहीं रवि देख ये तो पाऊंगा। रवीश कुमार के ये लेवल रवीश की कुमार पोएट्री है। हो गई उसके भाई, लेवल की ये जो poetry है। आजकल वो कर रहा है मुझे लगता है वो तो मैंने कहा भाई वही नहीं देख समस्या है। उससे क्या होता है ना कि आप सोचिए कि 200 लड़कियों का सतत यौन शोषण हुआ अजमेर में, और आपने ऐसा वाया, मतलब इससे अच्छा मैं बता रहा हूं कि मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो वहां के बच्चे इससे अच्छी फिल्में बनाते थे, और नॉर्मल DSLR कैमरा से, मोबाइल फोन कैमरा से बनाते थे फिल्म। तो स्टोरी टेलिंग यदि आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर कैमरा तुम रेड ले आओ, ब्लैक मैजिक नहीं ले लो, कुछ भी ले एरिस आओ का फिर ले लो, किसी का ले लो, उससे कोई फर्क नहीं। तो ये लोग वेस्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी। और जो आपने चुनावी वर्ष की बात की, तो ये अभी लगातार आपको ऐसे विषय जो है इररिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शन साइकिल जो है, चुनावी वर्ष में कहाँ मोदी फिल्म बनाई, कैसी वाहियात फिल्म थी वो, सही बात विवेक ओबराय वाला, और कहाँ चली। चुनावी वर्ष में वो फिल्म नहीं चलेगी अगर आपने घटिया बनाई है। उरी चल गई। हाँ उरी उरी चली चली थी। तो इस तरह से वही बोले ना कि विषय 370 कितने चली है, 100 अधिक करोड़ हैं। हो गया उसका कंप्लीट। अब एक बार जब इस तरह की फिल्में बनने लगती है ना, तो दूसरी तरफ के भी लोग हैं ना, वो प्योर बिजनेस पर्पसेस से आपको उसी तरह की फिल्म बनाते हुए दिखेंगे आने वाले समय में। और इसमें एक चीज ये भी है ना कि अभी एक फिल्म आई थी राजकुमार राव की भीड़, और एक और फिल्म आई थी जो टोटली एंटी। भीड़ में वो मार्टिन स्कॉर्सेजी बन रहा था ना, ब्लैक एंड व्हाइट करके, ऐसी वाहियात वो फिल्म, इतनी वाहियात फिल्म थी वो। एक और भी आई थी, अफवाह थी। अफवाह, एक थी अफवाह। भाई। तो ये 2 फिल्में थी। अफवाह ने तो मतलब ऐसा था कि 10-20 लाख रुपए कमा लिए हो तो बात अलग है, अदरवाइज तो बिजनेस पर्पस से। अब उसका डायरेक्टर का उसने हजारों ख्वाहिशें ऐसी बनाई, और वो मतलब टेक्निकली ब्रिलियंट फिल्म है। अगर हजारों ख्वाहिशें ऐसी तो बहुत बढ़िया है। उसमें नक्सल्स को उसी ने अफवाह बनाई है। हाँ, उसने अफवाह बनाई है। और आप इकोसिस्टम समझो, क्या फॉल है यार। अफवाह सिनेमा में कमाई 20-25 लाख, हाँ। लेकिन नेटफ्लिक्स ने उसको खरीदा है 20 करोड़ में। 2 करोड़ नहीं 20 करोड़ 20 करोड़ में खरीदा भाई। 20 करोड़ में, 20 हाँ। करोड़ में नेटफ्लिक्स ने। ये है इकोसिस्टम। ये है इकोसिस्टम साले एक्चुअली। ब्लैक और वो व्हाइट फिल्म कर किसी ने रहे भी हैं। नहीं देखी है, वहां भी वो कभी ट्रेंडिंग में रही नहीं है। ये पता Netflix करो पे भी। इन्होंने नेटफ्लिक्स वाले इलेक्टोरल बॉन्ड तो नहीं खरीदा है। हाँ, ये 20 करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड सुधीर मिश्रा नाम है। सुधीर हाँ, मिश्रा हाँ, सुधीर बहुत मिश्रा बढ़िया बहुत अच्छा डायरेक्टर है यार वो तो। हजारों ख्वाहिशें ऐसी बनाई यार उसमें वामपंथ का ट्रीटमेंट देखो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी में इतना अच्छा ट्रीटमेंट उसमें एक्चुअली दिखाया है। ये आई थी नहीं, केरला वो स्टोरी actually के उसने साथ दिया प्रश्रय है उसको, हाँ। वामपंथ को प्रश्रय ही दिया है उसने। लेकिन वो भाग गया ना लास्ट में, वो भाग जाता है त्याग करके, जो वामपंथी रहता है, और जो दूसरा है बिजनेसमैन, वो मार खाता है साला, गर्लफ्रेंड उसकी छूट गई, सब कुछ होता है, लेकिन वो ठहरता है। वो तो अपने बाप का पैसा लेके मैं तो विदेश निकल रहा हूँ, और रेप करते हुए या जो भी है, वामपंथ का जो चित्रांगदा के साथ चल रहा था वहाँ, वो दिखाया है उसने। ये जो आप बता रहे ना अफवाह, ये केरला स्टोरी के टाइम पे आई थी, और जिस टाइम हाँ। पे केरला चल रही थी उस टाइम पूरे वामपंथी इकोसिस्टम ने इसको खूब प्रमोट किया, लेकिन फिल्म ही बहुत बेकार है, इसलिए उसको कोई देखने ही नहीं पहुंचा। वही बात है। और दूसरा क्या है ना, जो डिक्टेटरशिप की बात आ जाती है, एक तरफ भीड़ भी बन रही है, एक हाँ, तरफ अफवाह भी अफवाह बन रही है, भी बन रही दूसरी तरफ 370 भी बन रही है, और नक्सल भी, ये हाँ। बस्तर भी बन रही है।
तो दोनों तरफ की फिल्में बन रही हैं। अगर हम पास्ट में चले जाए तो पता नहीं कितने तरीके की फिल्मों को बैन कर दिया गया, सीन कटवा दिए गए, बहुत सारी चीजें हुई हैं। आंधी है एक्चुअली या इनकी फिर- दिक्कत ये है कि अफवाह और भीड़ को लोग देखने नहीं पहुंचे। उसने नाम ही भीड़ रख दिया था तो भीड़ वहां गई। उसकी डायरेक्टर ने, आई थिंक अफवाह के डायरेक्टर ने 50 ट्वीट किए कि देखो मैंने तुम्हारे नैरेटिव के लिए फिल्म बनाई और तुमने मेरे को क्या दिया, 5 लाख रुपए की पहले दिन में सेल। मैं 5 लाख ऐसे बता भी रहे हो तुम, भाई, और नहीं जाएंगे लोग। वो वही वाली थ्योरी है कि राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रख दो, तो ऐसे हम अपनी फिल्म का नाम भीड़ रख देते हैं तो भीड़ आए ना आए। अब राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रख ही देंगे आने वाले टाइम में, तो बस हो जाएगा वो प्रधानमंत्री। आप रजाकार की जो बात कर रहे हैं ना, रजाकार का जो मैंने ट्रेलर देखा है उसमें भी वही चीज दिखाई गई है। और आप सावरकर की बात करते हो, उसमें एक सीन आता है, बोल अल्लाहू अकबर, वो बोल देता है तो कहते हैं इसको खाना दो। तो वो चीजें दिखाने का जो सच में घटित हुई है ना चीजें, वो दिखाने का अब जज्बा मैं मानता हूं कि बहुत ज्यादा है। इनकी बात को मैं बिल्कुल मतलब वो करूंगा सपोर्ट के। एक होता है अपॉर्चुनिस्ट लोग कि आपने बनाया कुछ भी, फिल्म बनाई, मैं किसी को अजमेर की कहानी सुनाता हूं अजीत भाई, तो उसके खुद रोंगटे खड़े होते हैं। कई लोगों को मैंने देखा रुआंसा हो जाते हैं वैसी बात सुन के। अच्छा, और एक फिल्म देखने लोग नहीं पहुंचे, उसका क्या एक बात मुझे बताओ, ये अजमेर वाली स्टोरी आप लोगों को कब पता चली है? मतलब हमें तब पता थी, बहुत पहले ये बात पता थी कि जो अयोध्या मस्जिद तोड़ी गई है, मैक्सिमम लोग राजस्थान से आए थे और उनके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन थी। तब हमें ये पता लगा था थोड़ा सा, आपको तो इसका मतलब काफी पहले आपको, हाँ, हिंदुओं की लड़कियों के साथ पता में ऐसा हुआ है। मुझे ये पता था कि एक ऐसा कुछ हुआ संस्थागत कांड हुआ है, हाँ। लेकिन जैसे हम कश्मीर के बारे में जानते थे कि पलायन हुआ है, हाँ। नरसंहार हमें 3 साल पहले पता चला कि किस नृशंसता से एक व्यक्ति के। yes। उसी तरह अजमेर वाले पे जब ये कांड होता है ना, ये उमेश कोल्हे वाला, नहीं ये कन्हैया लाल वाला, उसके आज उससे तार जुड़ते हैं और उसी वक्त थोड़ा बहुत उसके ऊपर चर्चा जो है। नहीं तो अजमेर तो भाई साहब, अजमेर शरीफ माथे पे टोकरी लेके साले बॉलीवुड वाले जा रहे हैं वहां पे जो है वो करने। मैं तो उसी के कारण जानते थे, ये नहीं जानते थे कि इसका चिश्ती फिस्ती तो साला क्या कर मैंने रहा है। 2015-16 में फेसबुक पे इसके बारे में लिखा था। 19 में तो खैर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये तो वहीं से उससे मतलब शायद 18 या 19 में ही पता चला मेरे को। हाँ, 19 के बाद ज्यादा बढ़ा है फिर ये। 19 में बहुत वही बढ़ जब गया। मैं ऑफ इंडिया में भी था ना, तो उसी वक्त ये साला पता चला, ये गाजी वाजी जो था वो गियास कौन था, चिश्ती, वो गियासुद्दीन ही नाम कटवाता था, वो गाय कटवाता था मंदिरों के बीच। मंदिरों के सामने, तो तब से पता चलता है। यस। कुछ और नाम था, गयासुद्दीन नाम नहीं, था? नहीं, उसका नाम तो निजामुद्दीन चिश्ती, उसका था ख्वाजा मोइनुद्दीन औलिया। चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, तो उद्दीन ये अच्छा, गियासुद्दीन तो अब का चिश्ती है ना, मोइनुद्दीन तो पुराना है, गियासुद्दीन अभी का है। गियासुद्दीन तो नेहरू का भी बाप पता है। अरे यार, तो ये जो फिल्में आ रही हैं और जेएनयू, उसका नाम उन्होंने कर दिया जहांगीर यूनिवर्सिटी, नेशनल यूनिवर्सिटी कर दिया है। और उसको बना कौन रहा है पता है? बताओ, आप बताओ ना, हमसे पूछ रहे हाँ, हैं, टेस्ट चल रहा है हमारा। अरे मैं बता रहा हूँ, आप खुद ही भूल गए। अरे सुनो तो सही, बता ही नहीं जिसने पा रहे बनाया ना आरंभ है प्रचंड, जो गाना गाया है जिसने। पीयूष मिश्रा। पीयूष मिश्रा ने? हाँ, ये फिल्म है पीयूष मिश्रा की। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भाई। एक वामपंथी, मतलब जिसने 50 साल वामपंथ में काम कर दिया, पूरा जीवन लुटा दिया, वो अब ये बनाना है। अरे भाई, अरे नहीं, इनका वो प्रिय सुधर मंडल गया। बदल गया हाँ, वो आजकल। सुधर, वो पता है मेरे को, वो तो ओपनली सुधरा ने मोह भंग हुआ है, मोह भंग उसने हुआ है। बोला कि भाई ये साला बेकार टट्टी विचारधारा ही है। तो वो वही, तो ये भी एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी point बात होता है। है कि बहुत अपनी बड़ी गलती बात को है। अपने स्वीकारना, अपने जीवन के इतने बड़े कालखंड में किए हुए कार्य को अनलर्न करना। हाँ। अनलर्निंग सबसे और मुश्किल काम वैसे Yes, है। yes, समय yes। में जब आप स्टेज शोज करते हो तो आपको पैसा मिलता है, ऐसे में यह संभव है कि वो इकोसिस्टम आपको वही स्टेजेज ना दे। यस। जो कॉलेजेस के फेस्ट में बुलाए जाते हैं, ऐसा संभव है कि पीयूष मिश्रा का नाम तुम डालोगे, फोन चला जाएगा उसको कि किसको बुला रहे हो, कैंसिल करो। तो आपको इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी, लेकिन वही है कि पीयूष मिश्रा को जहां तक हमने सुना है, देखा, मुझे लग रहा है कि वो मनमौजी आदमी, अब वो केयर नहीं करता है इन सब चीजों को अपने। बिल्कुल। जब तक वामपंथी था या उस विचारधारा, उसको लग रहा होगा, क्योंकि उसकी पूरी कविता उपता ये सब देखो उसी तरह की है। हाँ, मुझे उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा था ललन टॉप पे है। मुझे कहीं ना कहीं उसकी बातों से लगा ये भगवत गीता से थोड़ा सा इंस्पायर हो गया है। वो उस टाइम परिवर्तन में था जिस टाइम उसका इंटरव्यू आया था। अभी वो जो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है,
उसका मतलब एक अलग ही लेवल पे उसका प्रचार प्रसार लोग तो कर रहे हैं। वो आपने बताया था ना कि इसमें बस्तर में भी है, जेएनयू का नाम जेएनयू ही लिया गया है, बीप कर दिया गया, लिखा गया है। आर्टिस्ट तो अच्छा है यार, आर्टिस्ट बस्तर हाँ, है ना, लिखता पीयूष मिश्रा कलम लिखता ही बहुत legend है अच्छा है। भाई। वो उस तरह का है जैसे विदेशों में poetry- नहीं होता है कि सारा काम एक ही व्यक्ति करता है, नहीं, उस कारण poetry- उसका सबसे अच्छा आता है लेखन, लेखन म्यूजिक कंपोज करना और specifically गाना, बहुत अच्छा है। तीनों एक चीज। पीयूष मिश्रा का गाना है उठ जा भाऊ, हम्म, अगर आपने सुना नहीं है किसी ने हम्म। तो भाई एक बार वो सुनना, आप कहोगे यार आज पूरा दिन यही सुनूंगा, अरे उठ जा भाऊ ऐसे करके हाँ, चलता है, live वो बहुत performance वो आ जबरदस्त है। जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, कॉपीराइट क्या नहीं बोलते आएगा। हैं? अरे गाना गाते पे आ जाता है लोगों का, मैंने पढ़ा है, हमारे पे हाँ, आया नहीं। मैथिली पे ज्यादा मैथिली पे सुर आया में है। मत गा देना, बेसुरे गाओगे तो हो सकता है कि नहीं आएगा। तो वो तो बाय डिफॉल्ट है हमारा, वो तो बाय डिफॉल्ट हम बेसुरा ही गाते हैं। जी हमें मतलब सुर लय ताल कुछ पता ही नहीं चलता, गा देते हैं बस। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सावरकर के ऊपर बात करें। ट्रेलर कैसा लगा भाई? जो डेडिकेशन हमें चाहिए ना किसी एक्टर से, वो वहां पे दिखता है। दिखता है। खैर रणदीप हुड्डा तो सरबजीत और ये वाला में अरे उस भाई व्यक्ति साहब, ने हाईवे। दिखा है, हाँ हाईवे, उसमें वही है कि उसका पैरेलल यदि आप देखो क्रिश्चियन बेल जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन करता है द मैशिनिस्ट में या उस तरह में, तो वो आपको पैरेलल दिखता है। और आपने फिर ये वाली बात करी ना, एक सॉरी मैं काट रहा हूँ आपको, पर ये जो क्रिश्चियन बेल वाली बात आपने करी, तो सावरकर में भी भाई ने क्या किया है कि पूरे दिन में 1 गिलास दूध और 1 खजूर खाता था पूरे दिन में, ताकि वो 22 किलो वेट जो है वो लूज करे, उसका सावरकर के जैसा figure, लीन फिगर आए, सावरकर के जैसा लुक एंड फील आए। तो पूरे दिन में 1 गिलास दूध, हरियाणवी से दूध तो छुड़वा नहीं सकते Yes, भाई yes, आप। ठीक है? और 1 खजूर, ये उसकी डाइट थी। तो ये डेडिकेशन है। वही है कि जब आप अपने कला के प्रति इतने समर्पित होगे तो माता सरस्वती का भी आशीर्वाद वैसे लोगों पे होता है। संभव है कि आप कमर्शियली उस तरह से सक्सेसफुल, अभी उम्र उनकी बाकी पड़ी है, तो ये भी है, स्टार्ट में ना हुई हो, लेकिन एडमायर सबने किया है हाँ, उनके बॉडी ऑफ वर्क वो को लाल यदि रंग देखा देख जाए। लो। लाल हाँ, रंग यार क्या मूवी तो है भाई। यहाँ पे जो 2-3 चीजें बहुत स्ट्राइकिंग है, लिखा भी उन्होंने ही है ना, हाँ, स्वयं ही लिखा है, निर्देशित भी किया है और एक्ट भी कर रहे हैं। तो वही है कि एक कोहेसिवनेस तब रहती है जब आप लिखते हो ना, तभी आप एज्यूम करते हो कि मुझे ये संवाद कैसे बोलना है, मैं कैसा दिखूंगा, और स्वयं ही निर्देशित भी कर रहे हैं। तो इसमें एक डायलॉग आता है गांधी और सावरकर का। हाँ, उस टाइम पे जो इम्पैक्ट तालियां, बहुत हाँ, तगड़ा है। मैं ऐसे लोगों को शब्द ढूंढ रहा नहीं हूँ है। जो कलेजा खा जाएं अंग्रेजों का, ऐसा हाँ, अरे शब्द नहीं है भाई साहब, वो मरते dialogue मरते या तो मरेंगे या मरते मरते मर जाएंगे, मारते मारते मर जाएंगे। राइट राइट, ऐसा भी आता है तो में वो जबरदस्त डायलॉग। कुछ अब क्या है ना कि जो अच्छे लेखक होते हैं, पटकथा लेखक, वो इन सब जो आपको बहुत ही रूडिमेंट्री डायलॉग लगेगा, ये कहना कि या तो मार देंगे या मर जाएंगे, लेकिन जिस इम्पैक्ट के साथ बोलना, उसके साथ दृश्य जुड़ाव हो जो जाता है। चल रहा है, तब वो आपको एक क्रेसेंडो एकदम पूरा भाव का ऐसे करके उबाल चढ़ता है और जाके कट से ऐसे लगता है, और वो होता है। वो उस फिल्म के ट्रेलर में ही कई बार हो गया, वो जो कहा जाता बेसिकली है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो कन्विंस कर रहा है आपको Exactly. कि मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा असली मोटो भी है। एग्जैक्टली मतलब अगर हम सावरकर की पटकथा पढ़ते हैं, सावरकर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो हमें जितना पता चलता है वो ये पता चलता है कि वो मतलब इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी था कि वो किसी के साथ भी एक बार बात कर ले तो वो उसे इन्फ्लुएंस है, उसके प्रभाव में आ अरे रहा वो था। अंग्रेज बोलता है स्टार्टिंग में कि उसने मेरे को कन्विंस कर लिया कि मैं ही गलत हूँ, हम गलत हैं, ब्रिटिशर्स गलत हैं। हाँ, तो जितना हम पढ़ते हैं वो यही पढ़ते हैं सावरकर के बारे में, जितनी भी चीजें मिलती हैं, चाहे वो संवाद आपका किसी के भी साथ हो, कोई भी आइकॉनिक फिगर आप ले लो, तो वो चीज जो है इसकी एक्टिंग में दिख रही है। भाई तेरा क्या टेक था जब तूने ट्रेलर देखा? मेरे सामने ही देखा, मेरे को तो पता है, बाकी सबको पता होना चाहिए। मेरा टेक बस यही था, मैं जैसे अजीत भाई कह रहे थे, मेरा टेक भी उसी टाइप का है कि व्यक्ति जो है वो प्रोटैगनिस्ट जो है वो कन्विंस कर पा रहा है। जैसे मैंने इसका भी कहा ना, कौन सी फिल्म थी अपनी, बस्तर में भी जो अदा शर्मा का रोल इसलिए चैलेंजिंग था कि एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के रूप में उसको दिखाया गया, और उसको इस तरीके से दिखना है कि भाई नक्सल एरिया में तो पूरे कंट्रोल में है ना। तो वो उसका जो हाव भाव है, चलने का तरीका है, इवन जब वहाँ पे 76 जो लाशें पड़ी होती हैं जवानों की,
उसमें भी वो रो नहीं रही है, उसको एक सीधे तौर पे एकदम खड़ा रखना है, और तो वो उसने कन्विंस किया है। इसी तरीके से इस ट्रेलर में भी मैं देख पा रहा हूँ रणदीप हुड्डा वैसे भी पर एक्सीलेंस एक्टर है, तो उन्होंने कन्विंस किया है कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो मैं मीन करता हूं। ये मेरा टेक है। वही होता है ना, पात्र को जीवंत आप कैसे करते हो, खाली दिखते नहीं है, आप जो बोलते हैं और खाली बोलते भी नहीं है, कन्विक्शन के साथ आप बोलते हैं मेरा कि देश चल रहा है। तो उसमें वहां पे और जितने डायलॉग हैं जितने, वो लग गया कि नहीं भाई दिस इज सम सीरियस स्टफ। हाँ जरवीद भाई, आपको पता है कि मैं रणदीप हुड्डा का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन आपने उनके बाद डायरेक्ट उनको पूछा, मेरे तक आप आए नहीं। मैं आपसे इसीलिए, क्योंकि सबसे अधिक टाइम जानबूझ के मैं टीज करूंगा इस बंदे को। नहीं, चक्कर ये था ना कि अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप 20-25 मिनट बोलोगे। मैंने कहा अब इन दोनों ने बोल लिया, अब आप बोल लो। अब आप बोलिए, क्योंकि हमें तो पॉडकास्ट भी मिल रहा है, हम तो पॉडकास्ट भी करेंगे हुड्डा जी के साथ। अब आप बोलो भाई। अच्छा तो भाई, हाँ मैं नहीं जा पाऊंगा पॉडकास्ट करने के लिए उनके साथ में। भाई देखो, पहली बात तो यह है कि रणदीप हुड्डा ने जो इस फिल्म के अंदर काम करा है, दूसरी बड़ी चीज कि सावरकर एक ऐसा विषय जो कि बहुत विवादित है। पॉलिटिक्स में भाजपा को छोड़ दो, शिवसेना जो उनको पूजती थी, जो अपने ऑफिस में फोटो लगाती थी, वो तलक उनके अगेंस्ट में आ गई है। हाँ। तो ऐसे टाइम पे एक ऐसे सब्जेक्ट को उठाना, ये बहुत डेयरिंग की बात है, और फिर उसमें चरित्र में उतर भी जाना। और दूसरी बड़ी बात कि आपके ऊपर लगातार आरोप भी लग रहे हैं और फिर भी आप खड़े हुए हो, तो ये काम एक ऐसा व्यक्ति ही कर सकता था मेनली, कि भाई जो लीक से हटके हो। बात रही, देखो आपने सरबजीत की बात करी है कि उसको अभी मिला नहीं है अवार्ड और उसकी उम्र कम है। भाई शाहरुख खान वगैरह ने स्टार्टिंग में आए थे, सालों को स्टार्टिंग में अवार्ड मिलने लग गए थे। डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है इस बंदे के साथ में, कि जिसने पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। और आप तो अभी दूध खजूर की बात कर रहे हो, उस टाइम तो बंदा कुछ लेता भी नहीं था, लिक्विड सूप लेता था और पूरा वजन कम कराइए, पूरी हड्डियां उसकी दिख रही हैं। और उस दौरान वो कई बार उसकी तबीयत खराब हुई, वो गिरा भी है, इस बार भी स्टेज पे कई बार वो गिरा है। तो हुड्डा की सिर्फ फिल्म ही नहीं, मैं तो यार उसका कोई इंटरव्यू नहीं छोड़ता, नया फोटो आया तो वो नहीं छोड़ता, उसकी शादी के सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। वो बंदा ही मतलब ऐसा है, तो उसको देख कर लगता है। और आपने हाईवे की बात करी यार, जो मतलब कोई और नहीं वो लैंग्वेज यूज कर सकता था, हरियाणवी जो आती है ना अंदर से। आपने जो अभी हाईवे की बात बोली, एक लाइन बोलूंगा उसके बाद आप बोलना। मतलब मैं हरियाणा से हूँ, और हाईवे में जो बात कर रहा है वो गुजरी लैंग्वेज। हरियाणा में दो तरीके की लैंग्वेज ज्यादा प्रचलित है, एक है जाटू, एक है जाटू, और दूसरी है गुजरी। एक डोगरी भी आती है, एक डोगरी, वो अलग साइड में, वो चलो थोड़ा अलग हो गया। मुद्दा है जाटू और गुजरी, और वो जाटू है, और जो जाटू वो खुद बोल के उन्हें जो रोहतक में बोली जाती है वो जाटू बोली जाती है, और जो फरीदाबाद गुड़गांव में बोली जाती है वो गुजरी बोली जाती है। ठीक है, अब जो जाटू है ना वो अड़ा जा रहा है इस टाइप को, उसकी जीभ जो है वो अलग तरीके से चलती है, वो गुजरी नहीं बोल सकता, और जो गुजरी बोलता है वो जाटू नहीं बोल सकता। मैंने दोनों तरीके से देखा है लोगों को। ठीक है, उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वहां पे कि भाई गुजरी बोलो, दिल्ली में पढ़ा है ना, हाँ गुजरी बोलूंगा और पार एक्सीलेंस बोलूंगा, किसी को लग नहीं सकता कि मैं गुज्जर नहीं हूँ। यस यस यस। तो वो चीजें हैं। यहाँ मांगर गांव है इधर आगे जाके, वहां पे शूटिंग हुई है उसकी। तो ये जब आप गुड़गांव की तरफ जाओगे ना, ये पहाड़ी रोड पे, तो मांगर पड़ता है बीच में, वहीं से शुरुआत होती है हाईवे की। तो वो होगी। मैं तो एक वो फिल्म देखी थी, 2 लफ्जों की कहानी, वो उसमें काजल अग्रवाल है, उसके गाने बहुत फेमस हुए हैं। वो उसकी स्टोरी आप देखो, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बंदे ने जिस चरित्र में उतरा है ना, वो पूरी तरीके से उसमें बॉक्सर है, उसमें आप देखो उसमें वजन भी बहुत बढ़ाया है, बाइसेप्स बड़े अच्छे करे हैं उसने। तो वो एक अलग स्टोरी और ट्रांसफॉर्मेशन हर एक चीज के साथ अलग। तो कहते नहीं कभी कभी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट तो आमिर खान है, हर एक उसमें उसका फोटो देख कर पहचान जाओगे कौन सी फिल्म है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। और बंदे का पेशेंस देखो, इसने बंदे ने जो सारा गड़ी फिल्म बना रहा था, ये बाद में फिर अक्षय कुमार ने इसका मट्टी पलीत कर दी थी। उस बंदे ने सिर के बाल और दाढ़ी के बाल बढ़ाए थे, और जब नहीं हुई वो फिल्म तो भी उसके बाद इसने कुछ किसी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं करा। एक कमेंट आया था इसका कि हाँ, फिर उसके बाद अक्षय कुमार की फिल्म आ गई, हमारी फिल्म रुक गई थी, और फिर कुछ नहीं, वो फिर अगली फिल्म के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लग गया। और इसकी फिल्में देखो ना आप, कितने कितने वर्षों के बाद आती हैं। तो कहने का मतलब, इसने ना केवल अपने फिल्मी चरित्र में बल्कि रियल में भी देखो आप कि शादी कहाँ करी,
मणिपुर में जाके करी वो तो क्या? हरियाणा का आदमी वैसे भी बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो वही जाके करा है उसने। उन्होंने कहा ना कि मेरे ऊपर जोक भी बन रहे थे कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं थी तो इसलिए बाहर से करनी पड़ी है। हरियाणा में ऐसा होता है। नहीं, हरियाणा में तो वैसे भी एक्चुअली क्या था ना कि हरेशो भी सेक्स रेशियो जो था वो इतना डिक्रीज हो गया था कि आपकी जो शादियां थी वो आप बाहर से कर रहे थे, बाहरी राज्यों से, बिहार से, केरल से, इधर से बहुत शादियां हुई हैं बीच में, हुई हैं। तो इसीलिए 1000 लड़कों में 732 लड़कियां थी हमारे, इसीलिए जोक बने सारे के सारे। तो 300 तो बाहर ही जाएंगे ना भाई। तो मेरा तो यही टेक है भाई, मैं तो फिल्म देखूंगा उसके बाद फिर और बातें करेंगे। वो और रजाकार वो तो मैं देखनी है। वो तो करेंगे। खैर हम तो रणदीप हुड्डा से भी बात करेंगे। आप जान पहुंच गए, बार बार मत करो। बस मैं ये कहना चाहूंगा मित्रों, अगर इन दोनों ने मेरा नाम वहां नहीं लिया अपने अपने पॉडकास्ट में कि हमारा एक भाई है और वो आपका बहुत तगड़ा फैन है, वो नहीं आ पाया, तो मैं अगले वाले जो हमारे भटके हुए युवा होने वाले हैं, मैं उसमें ऐसी ऐसी चीजें बोलूंगा कि वो सारी कटवानी ही पड़ेगी। ये तो वो धमकी है कि मैं बम बांध के फटूंगा भाई मैं, और सबको लेके मरूंगा। लिमिटेड मोनेटाइजेशन हो जाएगा इससे। अच्छा भाई इसको काट देना। यार चलिए अगले। बहुत देर हो गई, इनकी बुक खरीद लेना भाई। इनकी ठीक है, हाथ जोड़े, इनकी बुक खरीद लेना। बहुत देर हो गई है, बोला नहीं है आदमी, मैंने कहा मैं ही बोल दूं। जी नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे है या अभी और इस पे बात करनी है? नहीं तो सीए पे बात करते हैं भाई साहब। बड़ा विषय है। तो हाँ, अच्छा विषय है। और अमित शाह जी ने कहा कि मैं तो धनिया बोऊंगा, और उन्होंने बो दिया। अब उस धनिया की जो आगे की सिंचाई है वो आप लोग करो। सीए यार, इसका मतलब जो 2019 में ये लागू करने वाले थे और फिर हुआ, इन्होंने खुद लागू नहीं किया, और फिर जो है अंततः जब इलेक्शन आ रहा है तो ये पूरा पॉलिटिक्स ही। ठीक है, उसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की भी बात नहीं, सब करते हैं, सबको अपना टाइमिंग देखना होता है, तो इन्होंने भी टाइमिंग देखी है। मुझे सीए से बहुत ज्यादा होप नहीं, मुझे तो एनआरसी चाहिए। वो तो है, सीए जो है उससे मतलब सीए कुछ हजार लोगों को फायदा। हाँ वही। और जो आया भी है ना, वो 2014 का कट ऑफ क्यों लिया है, उसको सतत आपको रखना चाहिए। कॉन्स्टेंटली आप एक साल का ब्लॉक लेके इस तरह से करो, क्योंकि ये जो है ना, मोदी के आने के बाद प्रोसिक्यूशन बढ़ा ही है, वो घटा नहीं है। चाहे बांग्लादेश हो या फिर बांग्लादेश में फिर भी जब तक शेख हसीना होती है प्राइम मिनिस्टर, वो बहुत लिमिटेड होता है, वो उतना ही होता है जितना अपने साइड के बंगाल और असम में हो रहा है हिंदुओं के साथ, उतना है, उससे ज्यादा उधर नहीं होता है। बीच में एक बार हो गया था बांग्लादेश में, वो कुरान रख दी थी हनुमान जी को, कोई इस्माइल ही था, उसके बाद कुछ पंगे हुए थे, बट मोर और लेस कभी चिटपुट इधर काट दिया, उधर मूर्ति तोड़ दी, इस तरह का ही होता है। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है ना, वो अनपैरेलल्ड है। और एक लाइन और इसमें जोड़नी चाहिए थी कि इन सारे पंथों का नेचुरल होम भारत है, ये उसमें लिखना चाहिए, कोई भी कहीं पे भी है, दे कैन कम एंड सीक रिफ्यूज इन इंडिया। तो उस तरह से these 3 neighboring countries, कोई भी कहीं पूरी दुनिया का इजराइल मॉडल, क्योंकि हम क्रिश्चियन नहीं आ पाएगा ना, नहीं हो हिंदू और हिंदुओं से या भारतीय धरती से जिस धर्म या पंथ का उदय हुआ है उसको आप रख लीजिए। हम ग्लोबल माइनॉरिटी हैं, हिंदू ग्लोबल माइनॉरिटी है, और उसको अपनी पॉलिसीज निर्धारित करने का पूरा अधिकार है। तो इस कारण से, और सीए जिस तरह से आया उस पर जिसको विरोध करना, आप तो घंटा न विरोध कर पाएंगे। क्या करेंगे, बना लेना साले शाहीन बाग बनाए एक और, देखते हैं। फ्लैग मार्च करवाया ना, मैं कह तो रहा हूँ वो इनको ही फायदा कर जाएगा। अब केजरीवाल लेने की कोशिश कर रहा है। हाँ। उसको देख लो, वो तो गजब पगला गया साला। वो मतलब उस पर भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। अभी तो मतलब जो है कि अमित शाह ने जिस कन्विक्शन से बोला है, और वो आदमी खाली बोलता नहीं है, जान दे देंगे, जानो देने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो बढ़िया है, और वो लागू हो, फिर हम देखेंगे उसके रिजल्ट्स क्या। अभी क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि सीए हो गया, एनआरसी एनपीआर होगा कि नहीं होगा? पहले तो एनपीआर होगा, फिर एनआरसी। यूसीसी भी है। कल जो है यूसीसी एक अलग विषय। कल जो है अमित शाह मेरे से पूछा है। हाँ तो आप बोलो। नहीं आप बोलिए। आप नरेंद्र मोदी ने भी अभी 2-3 दिन पहले बोला ये तो ट्रेलर है। नहीं, वो तो दिख भी रहा है। तो वो लग रहा है कि 3.0 में ये जो बीच का, इनफैक्ट ये 2019 में ही जिस
पीक पे जा रहे थे ना, वो अरे कोरोना अगर ब्रेक नहीं मारा आता ना, हाँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सिविलाइजेशनल इश्यूज जो है ना इंडियन पॉपुलेशन के साथ, वो साला सॉल्व हो चुके होते हैं। सही बात है। लेकिन अब जो ब्रेक लगा तो वो मुझे लग रहा है कि और स्ट्रेटेजिकली भी हमें मे स्ट्रेटेजी भी इन्होंने बदलनी थोड़ी और जो है वो तैयारी कर ली है। हाँ, ऐसा मुझे लगता उनको है। लग रहा है। जितने लूप होल्स रहे होंगे ना, हाँ। उसको प्लग कर लिया होगा कि अब आना है, और फिर जो ही शपथ ग्रहण होगा तीसरी बार और आगे बोला है बैठ इन्होंने। के बेटा भाई काम पे लग जाओ, भाई ने बोला करने का तो करने का। जो नरेंद्र मोदी की स्पीच थी 5 मार्च को थी, 5 फरवरी को थी, कब थी, तो उन्होंने लोकसभा में बोला था कि बहुत बड़े बड़े फैसले हम जो है 3.0 में लेने वाले हैं। हाँ। तो और क्या होते हैं बड़े फैसले? तैयारी मेरे ख्याल से होगी यही। तभी बोला है, तैयारी तो होगी। हाँ, एक आप बताओ। आप- एक मिनट रुकिए। 370 आपने देखी है ना? हाँ। आपने देखी? देख लिया है। उसमें एक मीटिंग होते रहती है, अमित शाह यहाँ बैठे हैं, मोदी यहाँ बैठे हैं, और बाकी लोग ज्ञान दे रहे होते हैं कि नहीं हटाना चाहिए। तो अमित शाह मोदी को देख रहे हैं को इस टाइप का एक वहां पे लुक देता है, वो बड़ा अच्छा मतलब मोमेंट बनता है। हाँ, चलिए मेरी गालियां जितनी मैंने दी बीप करवा बीप दीजिएगा, मत करना। ताकि मोदी जी का इंटरव्यू मुझे मिल सके। उनके जो लोग हैं ना बोलते हैं नहीं अजीत बात अरे तो गाली नहीं, बहुत अरे देता वो है इस फिरंगी टाइप। बिहारी नहीं है, वो माँ बहन खूब करता है, उसको तो अवार्ड दिया अभी बुला के यार, उसको अरे बुलाया हाँ, भी है। हाँ, हाँ, आप ये मत सोचो बिहारी हो दिल्ली वाले हो, ये बहन ये होता रहता है, ये तो नॉर्मल फिर है। कौन helping भाई verbs मेरा है वो यार। काट कौन रहा है मेरा पत्ता, हेल्पिंग वर्ब्स है। मेरा वो लेके बैठ जाते हैं ना कि नहीं। आपको IT सेल को बहुत तीसरी गालियां लिस्ट में देते हो। आएगा आपका आप नाम। जो है ना, तीसरी लिस्ट में आपकी आएगा। IT सेल को दी गई गालियां आपका वो- पत्ता काटती नहीं, हैं। जिस दिन हाँ, अमित ये मालवीय तो सरक है। जाएगा उस दिन इनका इंटरव्यू हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपने जो कहा ना कि अभी तो ये आया है, सीए आया, फिर एनपीआर, एनआरसी, ये सब चीजें, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लाइफ इज टेम्पररी, होना इज परमानेंट। ठीक है, ये तो कर ही देना। हाँ। नहीं, तो ये लाइफ रहेगा। टेम्पररी है, लेकिन आप लोगों का रोना परमानेंट रहेगा। तो अभी तो सीए पे रो रहे हैं, जबकि इनसे इनका कोई वास्ता मतलब नहीं है। अभी तो एनआरसी आएगा, जब ढूंढ ढूंढ के खोज गए, और फिर वो कहते हैं ना कि वो सुराख चौड़ा करके फिर भेजा जाएगा इनसे। वो स्थिति अभी आने वाली है। और आपने कहा कि एनपीआर भी आएगा। नहीं, एनआरसी तो I तभी आएगा think जब एनपीआर होएगा। और बोल दिया उन्होंने कि NRC सीए आया तो इसके तुरंत बाद में एनआरसी ही लाना आई है। थिंक ये जो ढूंढने और ये वाला पॉइंट है ना, ये मुझे लगता है कि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। क्योंकि अब क्या है कि अब इसको ना, आई थिंक हमें ये पता नहीं लोगों को भी पता है या नहीं कि किस तरीके से ये काम करने वाला है। तो जैसे ही CAA आया, अब जैसे असम में चला ना, असम में तो बोल दिया था कोर्ट ने कि आपको एनआरसी करना है, चल रहा है। आपको एनआरसी करना है, कोर्ट ने बोला असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो भी हुआ है ना। तो अब एनआरसी वहां पे जब किया गया तो 19 लाख लोग पकड़े गए, जो कहा जाता था कि 50 लाख हैं, पर उनमें से भी 19 लाख चिन्हित किए गए। उनमें से एक अच्छी खासी जनसंख्या जो थी वो हिंदुओं की थी। अब उन हिंदुओं को आप वहां पे भेज दो जो कि सीए मृत्यु के डर से यहाँ पे आए थे, राइट, persecuted। वो हम भेज नहीं सकते। तो इस कारण से CAA इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी, बाकी बचे जो हैं वो एनआरसी हो जाएगा। वो हाँ। तो भाई इसके बाद ना अब सबसे बड़ी बात है, अगर एनआरसी के ऊपर बात हो रही है तो एनआरसी से लोगों को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए? एनपीआर एनआरसी की जो प्रोसेस होएगा वो प्रोसेस क्या होगा भाई? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस ऐसा है जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रोसेस हो गया है। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर कई बार सुई लगा देता, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये प्रोसेस ही ऐसा है, जब जनगणना होती है उस जनगणना के भीतर आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके माँ बाप यहाँ पर कब से रह रहे हैं, वोट देना था, वोटिंग आईडी, आधार, इस टाइप के कई चीजें डिटेलिंग आपसे मांगी जाती हैं, जो कि आज तक भी पिछला जो जनगणना हुआ है उसमें भी मांगी गई है। 14 प्रश्न थे पहले, अब वो 14 से बढ़ा के 21 कर दिए। जो 14 प्रश्न थे वो जो अभी भाई ने बोले उसी तरीके के और थे। एनपीआर जो था वो पहले भी हो चुका है। और जो 7 क्वेश्चन बढ़ाए हैं उसमें है डीएल बता देना, आधार कार्ड बता देना, आप माँ बाप कब से मोबाइल रह रहे नंबर हैं? दे देना, माँ बाप कहाँ पैदा हुए थे वो बता देना। ये 5-7 क्वेश्चन ऐसे पूछ तो बढ़ाए ये गए हैं बस। बेसिकली ये जो प्रश्न है ना, ये आपके रजिस्टर में एक आ जाते हैं जिसको एनपीआर बोलते हैं। वो एक एनपीआर का प्रोसेस ही है, अलग से कुछ नहीं है। और उस प्रोसेस को करने के बाद बहुत सारी चीजें जैसे डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, उनके लेवल पर ये सारी चीजें जो है गणना होगी। और उसमें आपको पता चलेगा कि कुछ लोग जो हैं वो संदिग्ध
अवस्था में भारत में घुसे हैं, भारत में रह रहे हैं, और वो फिर डाउटफुल हो जाते हैं। और उसके बाद एनआरसी आता है। एनपीआर जब होगा उसके बाद एनआरसी होगा, और एनआरसी में फिर वो संदिग्ध जो लोग हैं वो फिर उसके बाद क्या होता है कि फॉरेन ट्रिब्यूनल होता है, उसमें वो लोग उसको केस रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी अपील कर सकते हैं कि भाई ये तो गलत हो रहा है, कागज दिखाना पड़ेगा आपको और उसके बाद भी आपको हाई कोर्ट में चांस मिलता है, और हाई कोर्ट यदि कह देती है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में चांस मिलता है। तो भाई डरने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है इस पूरे मामले में। और सुप्रीम कोर्ट के पास में टाइम ही नहीं है सब चीज देखने का, उसके पास तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड निकालो, तो उनके पास तो हमें पता ही कुछ है। लोगों का कागज जल गया था, मुनव्वर फारूक की बोला 2002 में, नहीं 2002 में जल गए। तो अब ये पूछना है तुम्हारे बाप ने जो तेल डाला था उसके ऊपर, जो ट्रेन की पूरी बॉगी जला गया, तो उसमें कागज थे तुम्हारे या कहीं और जल गया? तो ये बताना चाहिए मुनव्वर भाई। बकरी 1400 साल पहले कागज खाई थी भाई। हाँ गर्वित भाई, या सोए हुए थे और ऐसा जला कि वो बेड ही जल गया, उसी में कागज जल गर्वित गया। भाई, कागज जो खाए थे ना बकरी ने, वो 1400 साल पहले खाए थे, आप इतना पीछे मत जाओ। भाई को फेवरेट टॉपिक काट देना। इसमें अब बकरी खा गई, कागज वागज, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लेवल्स हैं जिसमें दिक्कत नहीं आएगी लोगों को। जो बाहर के लोग हैं केवल उनको दिक्कत आएगी। अब इनको दिक्कत ये है कि भाई बाहर का बंदा ही वोट बैंक है, वो खत्म हो जाएगा, वहां पे दिक्कत आ सकती है। और ये जो ममता बनर्जी हैं, जो 2005 में इन्होंने एक पोथा लेकर आई थी, उनका उसी पे आधारित, राइट, एक बड़ा पोथा लेकर वो संसद में आई थी, कह रही थी मेरे पास पूरे नाम हैं जो डाउटफुल लोग हैं, जो बांग्लादेश से घुसे हैं, घुसपैठिए हैं, और उन्होंने वो फाइल जो है ना उस स्पीकर के ऊपर फेंक दी और रो रही थी संसद में कि भाई देखो ये तो वोट जो है वो सीपीआईएम को वोट मिल रहा है, आज इनका वोट बैंक है। तो और वो खुद कह रही है कि मैं सीए लागू नहीं होने दूंगी। आपने जो शब्द यूज किया ना पोथा, बिहार में पोथे का बिल्कुल एक अलग मतलब होता है। वो हम आपको बाद में बताएंगे, अभी रहने दीजिएगा। लेकिन ऑल द बिहारी इन द हाउस, यू नो व्हाट इट इज। हाँ, तो अब सीए में अगर बात हुई है तो केजरीवाल के विषय में थोड़ी सी बात करना इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देनी चाहिए उस आदमी को, पर फिर भी थोड़ी सी दे देते। पता नहीं ये रिलीज होते होते वो जेल ना पहुंच चुका हो, ये भी हो सकता है, यह भी पॉसिबल है। और उसने जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया ना, मतलब एक तरफ तुम्हारे नेता जो है अमानतुल्लाह जो है पूरी बस्ती बसा रहा था, यूपी सरकार की जमीन पे बस्ती बसा रहा था, उसके ऊपर केस हुआ, और ये तो कोर्ट की जमीन को खा जाते हैं। यूपी सरकार ने तुम्हारा साला मुख्यालय जो है साला कोर्ट की जमीन पे, दिल्ली हाई कोर्ट का जमीन था ना, वो कोर्ट की जमीन पे तो होना भी ऐसा ही चाहिए। अरे कोर्ट की जमीन वक्फ खा गया, होना ही ऐसा चाहिए, होना ही चाहिए। तो अभी ये लोग जो है, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से ये हाथ पांव मारने की नहीं होता है कि अंतिम डेस्परेट अटेम्प्ट है, उसमें ये अब उस तरह के ट्वीट जो आप स्क्रीन पे लगाएंगे कि ये बोल रहा है कि ये तो जेब कतरे हैं, राइट्स होंगे, ये सब साले पढ़ लो, यही सब होता है। डोनेशन से आईआईटी तो पहुंच जाता है आदमी, और आईआईटी भी पहुंच गया तो जो लोग कहते हैं कि आईआईटीएन है, वो कर क्या रहा है? वो क्या सिविल इंजीनियर बन के वो ईंटा लगा रहा है कहीं पे, सीमेंट प्लास्टर कर रहा है, तार जोड़ रहा है कहीं पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर क्या रहा है? कर रहा है राजनीति। वो क्या था ना, रजत शर्मा ने एक बार आईआईटी में जाके भाषण दिया था, तो उसमें कहा था कि आईआईटी के वैसे तो अधिकतर प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, एक आधा खराब भी हो जाता है। तो वही बात है कि पढ़ लेता अगर, उसमें 2014 का कट ऑफ डेट है भाई, 10 साल बीत गए, कहाँ पे पाकिस्तानियों ने दंगे, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों ने किए। हम सब एनसीआर में रहते हैं, मेड कहाँ की आती है? सब मालदा से आती है मेड, सब मालदा से है। बांग्लादेशी बोले कि मालदा से हम आए हैं। और इन लोगों ने तो नोएडा का एक सोसाइटी थी, सोसाइटी 5-6 साल पहले अटैक कर दिया था, घेर लिया, चारों तरफ घेर लिया, मतलब है। तो उनको तो ये जो है वाटर सप्लाई दे दो, ये वो। और पाकिस्तानी हिंदू जो बहुत ही विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं, मैं तो गया हूँ मजनू का टीला और बाकी जगह भी मैंने उनकी कहानियां सुनी है, राजस्थान में जो है वो सब को लेकर के। जो आदमी मतलब सही में हैंड टू माउथ है कि दिन में मोबाइल का कवर और ये सब बेच के 200-300 रुपया जो है वो कमा रहा है, वो व्यक्ति
आप बोल रहे हो उसके ऊपर कि ये जेब कतरा बनेगा और राइट करेगा, दंगे करेगा, तो पता चलता है कि आपकी मानसिकता क्या आप है? कहाँ पे पहुंचना अच्छा, चाह रहे हैं। रोहिंग्यास पे, बांग्लादेशी घुसपैठियों पे, उन पे एक शब्द सुना है कभी आपने? कोई एक शब्द नहीं मिलेगा। इवन 2019 के चुनावों से पहले ये बात बोली गई थी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि भाई जो हिंदू है ना उनके दिमाग में कोई संशय नहीं है, मुसलमानों के दिमागों में संशय है कि कांग्रेस को दें, आपको दें, संशय मत पालिए। तो वो वोट पे मुसलमानों का मसीहा पोस्टर लगाने वाले भाई भाई ये तो 30,000 रुपए आप साला मौलवियों को वो दे रहे हो। अरे वो तो छोड़ो, आप जब अमानुल्लाह ने 10-10 हज़ार रुपए दिए थे ना, 100 करोड़ के, जब अमानुल्लाह ने 10-10 हज़ार रुपए दिए थे, उसने कहा कि 50-50 देता हमें तो। हाँ। मेरी तो इच्छा थी। एक तुम्हारे उसका बाप तो का एक है। बयान भी है ना, एक मस्जिद के अंदर का उसका एक वीडियो भी चलता है, उसमें भी पूरा वो बता रहा होता है कि जिसमें वो यहाँ पे इसकी भी बात करता है, ये जहाँ पे टेररिस्ट थे जिसपे सोनिया बाटला गांधी हाउस। बाटला हाउस बाटला हाउस सोनिया का गांधी को बात आंसू भी आ गए थे उसपे, हाँ। तो उसकी बात बता रहा था वो इशरत तो। जहाँ की भी इशरत भी बोला है। सब पे बोला उसने वहां पे मस्जिद के अंदर, और बोला है कि बाटला हाउस में सब इनोसेंट था, पुलिस इनोसेंट तो हमारे थी। हाँ 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 तो वो फेक एनकाउंटर, हाँ, तो- फेक एनकाउंटर बोला भाई ने। तो भाई वही बात है, जहां से आपको वोट लेने हैं ना वहां पे आपकी जबान नहीं निकलेगी। Yes। और इन लोगों को, इनको आपको पता है कि इनका वोट कहां जा सकता है, तो ये देख लो अब साला। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि खुला खुली भाई 80-90% तो हिंदू हैं, उसको पता है कि दिल्ली के हिंदू बेसिकली मुझे जो मुझे लगता है वोट कि देने वाले हैं सारे चूतिया ही हैं। अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं को एक मिडिल फिंगर सैल्यूट दिया। यस यस हाँ, यस, हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो फिर भी वोट देंगे उसको, उनको पता है। आपको यथार्थ में दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, थी। पर आपने दिखा दिया तो चलो। नहीं तो भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं तो हो जाता है। चलिए, तो अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा वेटेज की आवश्यकता है नहीं केजरीवाल को। आगे चलते हैं भाई, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया? अजीत भाई साहब, हाँ जी, मोबाइल छोड़िए और बताइए व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। वही टाइप कर रहे थे। इंडिया से तो बहुत सारी चीज़ें गलत हैं। न्यूयॉर्क में आप देखिए कि चलती ट्रेन में टट्टी की जा रही है। हाँ। एयरपोर्ट पे आ रहा है आदमी, डस्टबिन में टट्टी कर रहा है। मुझे लग रहा है कि अमेरिकन का फेवरेट काम है रोड पे टट्टी कर देना। हाँ, सैन फ्रांसिस्को की सड़कें आप देखेंगे, मतलब वो लगता है कि हम जब ओपन डेफिकेशन जब हुआ करता था भारत में, जो नरेंद्र मोदी के आने से पहले का, जो आप गाड़ी से जा रहे हो दोनों तरफ सड़क के जो है ट्रेन के तो बिल्कुल पटरी पे ही बैठ के करते तो हैं। वो अमेरिका में जब दिखता है तो लगता है कि हाँ भाई व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। ना खाने आता है, ना बैठने आता है, ना सोने। एक आदमी तो नहा रहा था साला मेट्रो के अंदर, मेट्रो के अंदर। मेट्रो में उसने सूटकेस रखा, सूटकेस के अंदर नहा रहा है। ये और इस पूरे ट्रेंड में सबसे अच्छी बात ये रही कि ये कोई स्पॉन्सर्ड या कैंपेन किया हुआ ट्रेंड नहीं था। ये ऑटोमेटिकली एक दो हैंडल ने चालू किया और फिर जो है लोगों ने मजे लेने। अमेरिका वालों को अब पता चला वो साला डेटा इंडिया में कितना चीप है और हम लोग साले बर्दाश्त करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन जब एकदम ही पुश करके और ये एजेंडा डालोगे तो फिर हम छोड़ते नहीं। हमारे पास संख्या बल बहुत अधिक है। एक तो चक्कर ये हो गया कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है हाँ। वो आपको रोज ट्रोल करता है। हाँ, फिर आपने हमारे मतलब ततैयों के झुंड में कहा कि हेलो, हाँ। तो ततैये तो डंक मारेंगे साले, हमने मार दी डंक। तो हाँ, आप भी बोलो भाई, फिर आप कहोगे मेरे को नहीं बोलने देते। मेट्रो के अंदर लावण्या डांस करते तो एंटरटेनमेंट तो होता है। अरे यार, दिल्ली के अंदर देखा जाए तो यहाँ भी मेट्रो है, पर कम से कम वैसी टट्टी यहाँ नहीं चलती है फिलहाल। हालांकि हम इसको टट्टी मानते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरीके का हिंदुस्तान में भी ये टिकटॉकर्स कर रहे हैं। अभी वो तो छोड़ो, आप अमेरिका पूरा का पूरा, लंदन में एक वो है रेडियो जिनेवा, है ना, वो ट्विटर के ऊपर, और वो यही दिखाता है। इवन फ्रांस के अंदर आप देखोगे, वहां अभी जापान के अंदर दिखाया उसने, जर्मनी के अंदर दिखाया उसने, इवन इटली के अंदर। वो तो जो वहां वो है ना चांसलर जो कोई है, वो तो क्या है ना, वो मेलोडी है, वो उनको गले लगा रही है, नहीं जाता वो उनको गले लगा रही है। तो ये चीज जो दिखाया है ना पूरे विश्व के अंदर ही, तो हाँ हम कह सकते हैं भाई व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। भाई अभी क्या जली है बहुत खतरनाक, तगड़ी वाली। एक वर्क शो किया था कि जो विश्व में किस किस प्रकार के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। तो यूके में एक फेस्टिवल मनाया जाता है नो पेंट्स डे। उस दिन लोग मेट्रो में ऑफिस में कच्छे में जाते हैं। अच्छा, हमको लगा उस पे झंडा लगा के जाते होंगे। नो पेंट्स डे, तो कच्छा ऊपर से पहन रखा है, नीचे पैंट नहीं, कच्छा पहन रखा, कच्छे में चले जाते हैं और कहते हैं आज तो हम कूल है, नो पेंट्स डे है, नो शेव नवंबर चला देते हैं साले पागल।
इनके बवासीर ये फेस्टिवल हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे हर चौथे दिन कोई नया फेस्टिवल होता है और बहुत अच्छा कल्चर से कल्चरल related होते हैं, yes. वो कहते हैं यार हमारा तो बस एक ही 26-25 दिसंबर होता है, क्या करें हम। वो भी चलो तुमने no शिफ्ट Wednesday कर मनाते लिया, हैं। वो भी तुमने शिफ्ट कर लिया। 25 हाँ। दिसंबर क्राइस्ट का जन्म और नहीं हुआ, हाँ। वो अप्रैल में कभी हुआ था, हाँ। उसको शिफ्ट कर लिया कि नहीं यार होलीडे एक साथ है तो उसी वक्त मना नहीं लेते नहीं, उसमें चक्कर पता है क्या हुआ था, पहले था 10 महीने का कैलेंडर हुआ करता Yes. था, हाँ, ठीक है। हाँ। अब 10 महीने का कैलेंडर था इनका, फिर इनको पता चला यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ये तो 10 महीने का नहीं होना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए। इसीलिए दिसंबर DEC हाँ, डेक होता है तो पता 10 महीना लास्ट होना चाहिए था इन्होंने। और जो लीप ईयर है सपोजिटली वो दिसंबर में आना चाहिए था, महीने के लास्ट में तो आप एडजस्टमेंट करोगे, बीच में थोड़ी करते हैं, फरवरी में करते हैं दूसरे महीने में। तो अब इन्होंने उससे पहले डिक्लेयर कर रखा था कि क्राइस्ट जो है वो 25 दिसंबर को पैदा हुआ था, ठीक है। अब इनको पता चला साला कैलेंडर ही गलत है, कैलेंडर ही अब गलत है। क्राइस्ट का जन्म तो हो गया 25 दिसंबर को, तो इन्होंने 2 महीने पहले लगा दिए कि 2 महीने जनवरी फरवरी कर देते हैं। अब देखो ना, आप सेप्ट ओक्ट न्योन डेक, हाँ, ये ये जो रोमन सारे- में आता है, सितंबर अक्टूबर, तो हाँ, ये तो 10वां महीना बन रहा था दिसंबर, तो और अक्टूबर 8वां बनना था, वो 10वां सेप्ट बनना से आता है, सितंबर है। वो उससे पहले के जितने भी सितंबर से पहले के जितने महीने हैं वो जूलियस ये तो सीजर के जूलियस ऊपर, सीजर हाँ, के उसके ऊपर इन सीरीज सब पे के है, ऊपर आ हाँ, गए हैं। yes. जो भी राजा जितना अगस्त बड़ा था तक, उसको हाँ, 31 का महीना दे दिया, जो राजा छोटा था उसको 30 जूलियन का पे दे दिया। हुआ है, हाँ। yes. तो इस तरीके से थे। फिर उसके बाद 7वां 8वां 9वां 10वां 10वां सेप्ट ऑक्ट Neon नॉब deck. एंड डेक। तो ये जनवरी फरवरी कहाँ से है सालों? एडजस्टमेंट कर दिया इन्होंने बस। तुम कहते हो कि लाला विक्रम संवत जो है वो गलत है, हाँ, ये है, और हम वो बड़े है, साइंटिस्ट थे, बकैती पे तुम्हारे पे ये तो एडजस्ट नहीं हुए आज तक। व्हाट्स रॉन्ग विद यूके। बल्कि अब अगर मौसम के हिसाब से भी देखा जाए, पूरे विश्व के अंदर भी देखा जाए, तो अब आएगा नववर्ष तो, क्योंकि अब जो है बसंत चल रहा है, नई कोपले आ रही हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। इस दौरान में तो बल्कि नया खून बनता है, एनर्जी लेवल भी अलग ही होता है। तो ये है, तो अब कहां से कहां तक मिलाएंगे, तो यही तो हमारे देश के साथ में गलत है। तो ये भैया ये कुछ व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया की जगह व्हाट्स रॉन्ग विद ऑल द वर्ल्ड होना चाहिए। इंडिया में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा रॉन्ग नहीं है जैसा आप हमारे दिखाने का पास प्रयास नहीं, कर रहे हमारे हैं। पास कमियां होंगी, बहुत हाँ। 50 हाँ। कमियां हैं, पर हम उन चीजों को इम्प्रूव भी कर रहे हैं, मान रहे हैं। और Improve कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे अंदर कमियां नहीं है। हाँ। और तुमने साला जल फिलाडेल्फिया इनकी की उसी सड़कें कारण से रही है, जल की इनकी वेस्टर्न हेजेमनी को चैलेंज कर रहा है भारत, और बैकडोर से नहीं कर रहा है, खुल्लम खुल्ला बोल खुल्लम भाग खुल्ला। साला, Yes. तुम्हारा घंटा नहीं सुनेंगे हम, आपको तेल खरीदना हम लेंगे। कल ही जयशंकर बोला है कि अबे यार तुम हमें मत सुनाओ, हाँ। हम देख लेंगे हम अपना देख लेंगे। बकवास। ये हमारा internal matter है बस। यूएस को बोला है। हाँ, तो- CA पे। तो ठीक है भैया, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इंडिया, होगा कुछ उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। हाँ। तुम्हें हमें बताने की आवश्यकता नहीं हाँ। है। ये हमारा मैसेजेस बाहर के देशों को, और इसी मैसेज के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम राम। राम। जय श्री राम।